अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक ठाक है? बच्चे बच्चे ठीक है ना? इसी तरह होता है ना, एक दूसरे से जब खैर खैरियत पूछी जाती है। अब वाकई क्या हमारे बच्चे ठीक हैं? क्या माँ बाप को पता है ये कि उनके बच्चे बिल्कुल ठीक है? भाई वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, उन्हें अच्छे से अच्छा फ्यूचर दें, उनके पहनने ओढ़ने खाने पीने हर चीज़ का बेहतरीन ख्याल रखें। माँ बाप से ज़्यादा औलाद को कौन चाह सकता है? और कभी जाने अनजाने वो ये भूल जाते हैं कि उनके बच्चों के अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है जो उन तक नहीं पहुँचता। हर माँ बाप तो बेहतरीन पेरेंट बनने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन कभी कभार हम चूक जाते हैं, हमें आता भी नहीं है। हमें नहीं पता चलता कि हमें अपने बच्चे का दोस्त कब बनना है और हमें अपने बच्चे का पेरेंट कब बनना है। बहुत सारी दफ़ा हम अपने बच्चों को डांट देते हैं और जिसकी डर की वजह से वो बहुत सारी अंदर की बातें, अपने दिल की बातें हमसे शेयर नहीं करते। और बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा लाड प्यार कर देते हैं तो कभी कभार वो हमारे सर पे भी सवार हो जाते हैं। सो ये एक जो मियाना रवि है, ये कैसे बरकरार रखनी है, कब सोने का निवाला खिलाना है, कब शेर की निगाह से देखना है, ये थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। हो सकता है आप अपने पहले बच्चे के उतने अच्छे पेरेंट ना रहे हों, लेकिन सेकंड बच्चे में आपको पता चला हो कि मैंने जो पहले बच्चे में गलतियां की थी परवरिश में, वो सेकंड में नहीं करूँगी। हो सकता है कि जो आप पहले और दूसरे में ना कर पाए हों, वो थर्ड टाइम अगर आपके बच्चे एक से ज़्यादा हैं वो अप्लाई करें और वो इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको अंदाज़ा हो कि मुझे ऐसे करना चाहिए था। कभी वो बच्चे दोस्त अपनी टीचर्स में तलाश करते हैं, कभी वो बच्चे दोस्त अपने कज़न्स में तलाश करते हैं, कभी वो अपने क्लास फेलोज़ में तलाश करते हैं। और बहुत लकी बच्चे वो होते हैं जिनको उनके पेरेंट्स में ही उनके फ्रेंड और उनके दोस्त मिल जाते हैं और ऐसा ट्रस्ट उनको मिल जाता है कि हम कुछ भी कर लें, अगर सबसे पहले हमने अपने माँ बाप को बताया तो हमें एक बहुत अच्छी मंजिल मिलेगी या बहुत अच्छा रास्ता मिलेगा, बजाय इसके कि हमें बहुत डांट पड़ेगी। सो कैसे पेरेंटिंग करनी है ये कोई भी सीख के नहीं आता, ये अपने एक्सपीरियंसेस के साथ आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि मैंने अपने बच्चे की साइकोलॉजी को इस तरह टैकल करना है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं क्योंकि वो उन्होंने टीचिंग की स्किल अपने अंदर डेवलप की होती है, तो उनको पता होता है कि इस बच्चे को पढ़ाई के अलावा उसके मैनरिज्म के साथ, उसके बिहेवियर के साथ कैसे टैकल करना है। वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, वो उतनी तवज्जो नहीं दे रहा और वो एक अच्छा काबिल स्टूडेंट है, तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ चल रहा है। और इसका पता माँ से भी पहले टीचर को चल जाता है और फिर वो माँ की मदद से या पेरेंट की मदद से एक टीम बनाते हैं जिससे हम उस बच्चे की मदद कर पाते हैं। आज का शो कुछ इसी तरह का होने जा रहा है। बहुत सारे बच्चे जो बात कभी कभार अपनी माँ से या अपने माँ बाप से नहीं कर पाते, वो शायद किसी दूसरे से करने की कोशिश करते हैं और उन्हें हेल्प मिलती है। तो आज कुछ ऐसी ही क्लास है। यहाँ कुछ एक्सपीरियंस्ड माएँ होंगी जिनसे अपने बच्चे के हवाले से कोई भी या बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम है जो उनके दिल में चल रही है, उनके दिमाग में चल रही है। कभी कभार आप अनजाने लोगों से भी अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और वो एक ऐसा आपको जवाब देते हैं जो आपके सवाल पर पूरा उतरता है, बग़ैर किसी को जज किए हुए, बग़ैर किसी को नाप तोले, बग़ैर आप अपने एक्सपीरियंस से उनको हेल्प करते हैं। और इसीलिए कभी कभार अनजान लोग आपको कुछ ऐसा सिखा देते हैं ज़िंदगी में जो आप कभी अपनों से सीखना चाहते हैं। तो आइए एक छोटी सी स्टाफ रूम की क्लास जिसमें आपको कभी कभार अपने टीचर से कुछ पूछने में ज़्यादा पूछना आसान लगता है बनिस्बत अपने पेरेंट्स के। सो अगर आप ये समझें कि आज की हमारी जो माएँ हैं, एक्सपीरियंस माएँ, वो एक टीचर का काम करेंगी तो ये गलत नहीं होगा। आज वो स्टूडेंट्स, वो बच्चे जो कुछ पूछना चाहते हैं और हो सकता है आपके बच्चे भी उसी तरह के कोई सवाल अपने दिमाग में बार बार रोल कर रहे हैं और उन्हें जवाब नहीं मिल रहा हो, तो हो सकता है उनकी मदद से आप ये सीख सकें कि आपके बच्चों के सवालात जो उनकी ज़बान तक नहीं आए वो क्या हैं। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हमारे स्टाफ रूम में जो बेसिकली टीचर्स का काम कर रही हैं, क्योंकि कभी कभार टीचर एक प्यारा जुमला भी कह देती तो वो ऐसा होता है जैसे ज़ख़म के ऊपर मरहम लगा दिया हो। सो वो जो मरहम का काम कर रही हैं बेसिकली वो खुद माएँ भी हैं और प्रोफेशनली ज़ाहिर है मेरे पास जो आज सेलिब्रिटीज़ हैं वो प्रोफेशनली भी इसी शोबे में रह चुकी हैं। ख़ासतौर पे मुन्नज़ा आरिफ हमारे साथ हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और ये कहती है कि इनको मौका मिले तो ये दोबारा से टीचिंग की लाइन में भी जाएंगी। वालेकुम अस्सलाम। सो ये वाले दर्द आप बहुत बखूबी समझ सकती हैं आज का टॉपिक। बिल्कुल रग रग से वाकिफ़ हो। हाँ हाँ। और जो हमारी जो नेक्स्ट सेलिब्रिटी हैं वो ऑब्वियसली एक माँ हैं, तो वो सब इन चीज़ों से बेयर कर चुकी हैं कि बच्चों को क्या क्या डिफ़िकल्टीज पेश आती हैं, तो वो भी आज हमें काफ़ी अपने एक्सपीरियंस की मदद से हमारे बच्चों की मदद कर सकेंगी। सुनीता मार्शल हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। बिल्कुल ठीक। और इन दोनों के अलावा तो एक प्रोफेशनल हेल्प तो हमें भी ज़रूरत है, माँओं को भी है और बच्चों को भी है। उसके लिए हमें एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत थी और यहाँ डॉक्टर नीलम मेरी फेवरेट आज मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो हमें गाइडलाइंस देंगी कि भाई क्या करें इस वक्त, बच्चों को कैसे टैकल करना। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन ऑन द शो। आज का टॉपिक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक भी है क्योंकि सारा माँओं का दारोमदार उनकी औलाद के ऊपर ही होता है। वो खाना नहीं खा रहे, वो पढ़ नहीं रहे, नंबर अच्छे नहीं आ रहे, हमारी सारी ज़िंदगी इसी दुख में गुजर जाती है। एग्जैक्टली। अब ये करना है, अब ये करना है, अब अरे भाई शादी होने वाली है, शादी हो गई, शादी होके बीवी से लड़ाई हो रही है या मियाँ से लड़ाई हो रही है, हम मरते दम तक इसी उसमें लगे रहते हैं कि बस ये जिम्मेदारी कभी ख़त्म नहीं होती। ट्रू, बिल्कुल। पेरेंटहुड तो लाइफ लॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना बच्चे, और स्पेशली अगर मैं आज के टॉपिक के हवाले से कहूँ नदा, तो हमारे पास जो यंग टीनेजर क्लाइंट्स आते हैं उनको भी मैं यही कहती हूँ कि आपके पेरेंट्स का, आपके दोस्तों का और आपकी टीचर्स का, आपकी पर्सनालिटी जो बनती है, जो निखर के आती है, बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल होता है। तो अगर ये तीनों एरियाज आपकी लाइफ के पॉजिटिव हैं तो फिर जो है आपकी पर्सनालिटी ने डेफिनेटली अच्छा होना ही होना है। तो ज़रूरी है कि हम पेरेंट्स पे तो बहुत बात करते हैं, लेकिन स्कूल की तरफ से या टीचर्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ कैसा कनेक्शन बनाना चाहिए उस पर भी नज़र डालना ज़रूरी है। अच्छा, आप तीनों से मैं आई डोंट नो आपके बच्चे हैं कि नहीं, आप आर यू मैरिड और नॉट, तो मैं आप दोनों से आपका एक्सपीरियंस पूछना चाहूँगी कि क्या आपने अपने बच्चों को इस कॉम्पिटिटिव दौर में, इस रेस में दौड़ने के लिए धक्के दिए हैं या आपने कहा है कि बस पास हो जाओ, अच्छे से पढ़ लो, वही बहुत है? मतलब लाइक हर किसी का अलग अलग घराना होता है और वो अलग अलग तैयारियां करवाता है। ओके, हाँ निदा, शुरू में जब मेरा बेटा बड़ा है और फिर बेटी, तो शुरू में मैं बहुत पागल हुई हुई थी। मैंने उनको हॉर्स राइडिंग भी करवानी थी, मैंने उनको स्विमिंग भी करवानी थी, मुझे उनके ग्रेड्स भी अच्छे चाहिए थे, तो वो सब करके ना मैंने अपनी ही तबीयत ख़राब कर ली थी। और मुझे काफ़ी देर में समझ में आई कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ये गलत है। और फिर मैंने खुद को पहले काम डाउन किया और फिर मैंने बच्चों पे ज़्यादा बेहतर तवज्जो देने लगी। मुझे लगा कि एक तो हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, दूसरा ये इतना ज़्यादा कंपटीशन जो शुरू हो गया है। इन चीज़ों से क्या नुकसान हो रहा था कि बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं? मैं अपने आप को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही थी। मतलब मैं काम भी कर रही थी और मैं फिर शूट्स पे मेरी लड़ाई भी हो रही होती थी कि नहीं, मेरे बच्चे की अभी हॉर्स राइडिंग का टाइम है, तो मैं भागती भी जाती थी, उनको हॉर्स राइडिंग पे लेके जाती थी, फिर वापस घर छोड़ती थी, फिर वापस शूट पे जाती थी, तो इट वाज टू मच। तो आई मीन हसन ऑल्सो यूज्ड टू डू थिंग्स, लेकिन वो उस टाइम पे इतना नहीं करता था जितना मैं बहुत हुई हुई थी। तो फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक तो मैं बच्चों को भी थका रही हूँ, उनको मैं एक बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव मूड में लेकर आ रही हूँ, तो जो कि गलत है। और फिर खैर ये सब चीज़ें मैंने रियलाइज़ की और मैंने ख़ुद को भी काम डाउन किया, उसकी वजह से बच्चे भी थोड़े काम डाउन हो गए और ज़रा रिलैक्स्ड हो गए। उससे बहुत फ़र्क पड़ा, मुझे भी फ़र्क पड़ा, उनको भी फ़र्क पड़ा। सबसे पहले तो कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, आपको पागल नहीं हो जाना चाहिए। तो अब बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी मेरे बेटा जो है वो रोइंग करता है स्कूल में, तो अभी इनके रोइंग का रिगाटा था, तो मैंने नहीं उसको कहा कि आपने जीत कर आना है, मैंने उसको कहा जस्ट हैव फन। मैंने कहा ठीक है, अगर आप जीतेंगे तो ऑब्वियसली विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी, लेकिन इवन इफ़ यू डू नॉट विन तो हम फिर भी आपके लिए खुश हैं। यू नो, यू जस्ट गो एंड हैव फन। तो उससे बड़ा आई थिंक वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं कोई
मैंने कोई साइकोलॉजी पढ़ी नहीं है ना, मैं कुछ एक्सपीरियंस है मेरा, हाँ। लेकिन जो आजकल का ज़माना है उस हिसाब से जो मैं सोचती हूँ, तो मुझे लगता है कि हम लोग अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पुश करते हैं। हाँ। थोड़ा सा ठहराव दे दें, थोड़ा सा काम टीचर्स का है वो उनको करने दें, और जो पेरेंट्स का काम है वो पेरेंट्स करें। हर चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होना ज़रूरी नहीं। ज़रूरी नहीं है। मैंने अक्सर टीचर्स से पेरेंट्स की झगड़े लड़ाइयाँ होते हुए देखी हैं, आप मेरे बच्चे को पढ़ाती नहीं है सही, मतलब लाइक टीचर्स भी कहती हैं फल्ला इसका पेरेंट आया, पेरेंट टीचर मीटिंग में अल्लाह ही रहम करे। देखिए, एक तो थोड़ी सी गलती ये भी है कि मेजॉरिटी स्कूल्स में आपका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है एक क्लास में वो बहुत ज़्यादा है। हाँ। मतलब आप नॉर्मली किसी भी स्कूल में देख लें, वहाँ पर 32, 35, 36 इतने बच्चे होते हैं एक क्लास में। हाँ। अब एक टीचर है, वो हर बच्चे पे प्रॉपर फोकस नहीं कर सकती। हाँ, वो क्या करती है, मुझे आई थिंक एक नेचुरल सी चीज़ है, जो कि बहुत स्मार्ट बच्चा होता है ना, वो नेचुरली टीचर के नज़र में आ जाता है, वो अक्सर उसी से सवाल पूछती टाइम है। सेविंग होता है ना, और पता है कि यहाँ से एक्यूरेट जवाब आ जाएगा, जल्दी लेसन खत्म हो जाएगा। तो उससे जो बच्चा जो थोड़ा सा वीक है ना, वो पीछे रह जाता है, और फिर वो फील भी करता है कि यार टीचर जो है वो उसको ज़्यादा, हाँ, उस पर ज़्यादा तवज्जो दे रही है, मेरे पे नहीं दे रही है। तो ये एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मेरा ख्याल है बच्चे की अपब्रिंगिंग में बहुत फ़र्क पड़ता है उसमें। आप बताइए अपने बच्चों के हाँ, मेरे और मेरे हस्बैंड, एक सबसे पहले तो ये कि हस्बैंड और वाइफ को एक पेज पे होना चाहिए जहाँ बच्चों की तालीम और तरबियत का सवाल होता है। कोई तालीम मुकम्मल नहीं है जब तक कि उसके साथ तरबियत इन्वॉल्व ना हो। तो माँ बाप का जो रोल है वो तरबियत की तरफ, और इवन टीचर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है तरबियत में। खाली एजुकेशन डज नॉट रियली डू द मैजिक। तो यस, बच्चों को इनेबल करना चाहिए कि वो कल को माशरे की इस भाग दौड़ का हिस्सा बने, लेकिन इतना ज़्यादा उनको हाउंड करना कि तुम्हारी फूफो की बेटी का तो स्ट्रेट एज आए हैं, तो खबरदार जो तुम्हारा कोई बी आया सी आया, तो ये वाली चीज़ जो है ना, दैट रियली अफेक्ट्स देयर मेंटल डेवलपमेंट। मैं तो आपसे आपके बच्चों का पूछ रही हूँ। एक तो आपने कहा कि हमने बिल्कुल ऐसा नहीं किया कि बेटा तुम फेल होके आ जाओ तो भी वी आर ओके, नो वी आर नॉट। तो एक सेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन तो होती है, वो उनको भी पता था कि हमने काम करना है तो ठीक से करना है, लेकिन ये कभी हमने शर्त नहीं रखी तुमने फर्स्ट आना है। तुम्हारी तरह से सुनीता, एग्जैक्टली हम लोगों ने भी उन्हें हर फील्ड में इंडक्ट किया। ठीक है, तुम लोग समर स्कूल में लाइक थिएट्रिकल वर्कशॉप्स हैं तो उसमें भी भेजा। सो दे वर एक्सपोज टू लॉट्स ऑफ थिंग्स। उनको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी लेके दिए, बिकॉज लर्निंग टू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ इज अ मेंटल डेवलपमेंट थिंग। तो इस तरह के सारे काम किए, लेकिन साथ साथ उनको जो असिस्टेंस चाहिए थी वो हमने प्रोवाइड की। एंड मी बीइंग लाइक एन एजुकेशन पर्सन, आई हैड टू सपोर्ट माई चिल्ड्रन एज मच एज आई कुड। लेकिन वो हाउंड नहीं करते थे हम लोग कि भाई ये ज़रूर होगा तो होगा। अच्छा, यहाँ हमारे पास कुछ बच्चे मौजूद हैं और वो अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ आप लोगों के पास लेकर आएंगे। सो अगर जो अपने एक्सपीरियंस की बेस पर, और जो प्रोफेशनल जाहिर है, समझे उनको प्रोफेशनल हेल्प भी चाहिए और मदरली हेल्प भी चाहिए और टीचर्स वाली हेल्प भी चाहिए, तो जो हम अब चारों कर सकेंगे उनके लिए वो हम करेंगे। हो सकता है कि उन बच्चों के सवाल वो हों जो वहाँ उधर बैठे बच्चे जो जिनके पास कोई पूछने वाला ना हो, जिनसे वो सवाल ना कर सके, शायद उनको भी हेल्प मिल जाए। जी, काशान हमारे साथ जी आ जाए स्टाफ रूम में। ओके, ये तो स्टाफ रूम में एंटर होने, बिल्कुल आइए आइए काशान, टेक अ सीट प्लीज। मैम बैठ जाओ बेटा, टेक अ सीट। मैम मुझे कुछ परेशानी है, मैंने आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ इस बारे में। असल में जो मेरे पेरेंट्स हैं वो आपस में उनकी बिल्कुल भी जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो उनके आपस में बनती नहीं है और रोज़ रोज़ के जो है लड़ाई झगड़े। बाबा ऑफिस होते हैं, वहाँ से वापसी आते हैं तो उनका मूड भी ख़राब रहता है, और मामा जो हैं उनका मूड देखकर तो फिर मामा भी आगे से शोर करती हैं। तो उनके इन सब के रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़ों की वजह से जो है हमारा जो घर का पूरा माहौल है काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर, क्योंकि हम जो हैं हम लोग भी अपनी स्टडीज़ के ऊपर जो है फोकस नहीं कर सकते। और मैं तो अपना फिर भी मूड जो है वो फ्रेश कर लेता हूँ दोस्तों के साथ बाहर जाके, लेकिन जो मेरी सिस्टर हैं वो तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी होती जा रही है इस माहौल से। तो अब मुझे समझ नहीं आता मैं किस तरह समझा सकता हूँ अपने पेरेंट्स को इस बारे में। आपसे शुरू करें।
देखिए, इनसे ज़्यादा तो मैं डेफिनेटली इनके पेरेंट्स से बात करना चाहूँगी, लेकिन आई नो जो लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं खुद मसले में होते हैं, उनके बच्चे काफ़ी इफेक्ट हो जाते हैं। एंड लुकिंग एट योर एज, आप बड़े भी हो रहे हैं और आप चीज़ें देख भी रहे हैं। अगर पेरेंट्स के बीच में तनाव होगा तो अब इतने छोटे नहीं हैं कि अलग कमरे में चले गए, फ़र्क ना पड़े, तो आप भी डिस्टर्ब हो रहे हैं उस चीज़ को लेकर। देखिए, पहली चीज़ ये है कि इवन दो आप बड़े हो रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अपने पेरेंट्स के झगड़ों को फिक्स करना, राइट? ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, तो इस चीज़ का प्रेशर आपने नहीं लेना है कि इनके बीच में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मैं जाके फिक्स करूं या मैं हर वक्त घर में मौजूद रहूं ताकि मैं इनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकूं। देखिए, आप फिर भी उनकी औलाद हैं, आप बच्चे हैं और आपकी सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट है। मुश्किल काम है, लेकिन आपने अपने गोल्स पे फोकस रहना है। जितना हो सके आपने अपने आप को डिस्टेंस रखना है, अनलेस वो आपको खुद इन्वॉल्व करें, अनलेस वो आपसे खुद शेयर करें कि भाई हमारे जो मसले हो रहे हैं वो इस वजह से हो रहे हैं, हमें हम चाहते हैं कि तुम लोग घर में ज़्यादा इन्वॉल्व रहो या बातचीत करो। जहाँ वो आपसे अपनी एक्सपेक्टेशंस शेयर कर रहे हैं वहाँ आपने बिल्कुल जाना है, लेकिन अदर देन दैट आपने थोड़ा सा डिस्टेंस रहना है पेरेंट्स के मसलों को लेकर। कभी कभार लड़ाइयाँ भी बच्चों की वजह से होती हैं। बच्चों का नंबर अच्छे नहीं आए या बच्चे किसी गलत कंपनी में हैं या लेट आ रहे हैं, तो अक्सर पेरेंट्स में जो देखा गया है वो औलाद की वजह से भी। देखिए, अगर रियलिस्टिक शिकायत है उनकी, अगर उनको आपसे कोई अगेन भाई कोई एक्सपेक्टेशन है जिस पे आप पूरा नहीं उतर पा रहे, तो वहाँ पर आपने डेफिनेटली इन्वॉल्व होना है। और आपकी जो बहन है, आपने जैसे मेंशन किया, वो छोटी है आपसे, राइट? तो आपने अपना कनेक्शन उसके साथ स्ट्रॉन्ग करना है कि वो कम से कम उसके पास कोई तो जिससे वो बात कर सके, उसके पास कोई सेफ स्पेस हो। तो जब आप दोनों सिबलिंग्स का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो आप दोनों जो है इस स्ट्रेसर से डील कर पाएंगे। और जहाँ हो सके, और आप अगर अपने फादर से ज़्यादा क्लोज हैं या मदर से ज़्यादा क्लोज हैं, मौका देकर फिर उनसे इंडिविजुअली कनेक्ट करें, यानी अलहदा तौर पे आप बात करें कि मसला क्या है, रोज़ ये झगड़े क्यों होते हैं। यूजुअली पेरेंट्स का स्टांस ये होता है कि ये तुम्हारा मसला नहीं है, हम तो बड़े हैं, तुम अपनी चीज़ों पे फोकस करो। देखिए, ये लिंक बताना कि देखिए मेरे ग्रेड सही नहीं आ सकते अगर घर में ये स्ट्रेस कॉन्स्टेंटली मौजूद रहेगा। अच्छा नीलम, फिर भी माँओं से बच्चे बात कर लेते हैं, लेकिन कुछ फादर्स ऐसे होते हैं जहाँ तक वो उनके पास जाके उनको ये बता नहीं पाते कि आपके इस लड़ाई झगड़े की या गुस्से की वजह से मेरे अंदर क्या महसूस मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, बापों के सामने नहीं बोल पाते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप इस सिचुएशन में ये करेंगे कि घर का जो बड़ा होगा, आपकी दादी हो गई या कोई और हो गया, तो आप अपना मैसेज, वैसे ही वो आपसे ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, तो आप उनसे शेयर करेंगे और बहुत ही लाइट नोट पे शेयर करेंगे। मतलब ये नहीं बताएंगे कि रोज झगड़े होते हैं या गालियाँ देते हैं, आप बहुत लाइट नोट पे करेंगे। आपकी घर की प्राइवेसी भी तो होती है ना। एग्जैक्टली। तो आप उनसे कहेंगे कि प्लीज़ आप बाबा को समझा सकें कि ये वाली चीज़ इतना गुस्सा करते हैं, उससे मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाता या हम सब स्ट्रेस में रहते हैं। तो आप कोई ऐसा पर्सन ढूंढेंगे जो उस शख्स से बात कर सकता है। और आप सिंपली देखिए, उनका अगेन मसला हल नहीं करेंगे, आप सिर्फ ये कहेंगे कि मैं और मेरी बहन इस वजह से परेशान है, मेरी पढ़ाई इस वजह से अफेक्ट हो रही है क्योंकि घर में स्ट्रेस है, ताकि पेरेंट्स को ये तो एहसास हो कि उनकी झगड़ों का असर उनके बच्चों की स्टडीज़ पे भी आ रहा है। यूजुअली हमने जो है ना जहन में कंपार्टमेंट बनाए हुए होते हैं कि हमारे बिटवीन के जो भी रिलेशनशिप है, हमारे लड़ाई झगड़े हैं, वो एक तरफ, बच्चों की पढ़ाई क्योंकि मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसका रिजल्ट तो आना ही चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें लिंक्ड होती हैं, राइट? आपके घर का माहौल, आप कितनी हैप्पी प्लेस उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कितने पॉजिटिवली उसको लेकर चल रहे हैं। जिस तरह इन दोनों ने भी शेयर किया कि पढ़ाई से रिलेशनशिप उन्होंने अपने बच्चों का कैसा रखा कि जाओ एक्सप्लोर करो, परफॉर्म करो, एक्सपीरियंस करो, रिजल्ट जो भी आए वी एक्सेप्ट इट, राइट? इसी तरीके का एक नॉर्मल माहौल देना पढ़ाई से रिलेटेड हर चीज़ को लेकर ज़रूरी है। एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, घर में जब भी स्ट्रेस होता है, यूजुअली हमारे यहाँ लड़कों का कोपिंग मैकेनिज्म ये होता है वो घर से बाहर चले जाते हैं, वो ज़्यादा वक्त जो है वो बाहर स्पेंड करना शुरू कर देते हैं, स्पेशली इस एज में। इसलिए वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं कि वो गलत माहौल में ढल जाए। वो जो लेट नाइट बैठते हैं, वो जो स्मोकिंग वगैरह होती है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट यूजुअली यही होता है। हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं उनमें भी हमने देखा गया है कि जो ये
15, 16, 17, 18 की जो एज है ना, इसमें आप बहुत राग़िब हो जाते हैं किसी और की तरफ और आपको सही गलत का क्योंकि अंदाज़ा बच्चों को घर से फरार बाहर चाहिए। जा रहे बच्चे जब बाहर जाके दोस्तों को बताते हैं, कहते हैं चल यार ये सुस्ता लगा, चिल कर, Exactly, इजी हो जाएगा, तो होता easy हो रहता जा। है, हाँ। ये यहाँ से गड़बड़ें शुरू होती हैं और क्योंकि फिर उनको हम फरार चाहिए होती है। दे नीड एन एस्केप विंडो ऑफ पीस। Yeah. तो वो पीस फिर इन चीज़ों के थ्रू ढूंढते हैं। और दूसरी बात है कि आप अपने, जैसे इन्होंने कहा, डेवलप योर कम्युनिकेशन विद योर पेरेंट्स। जब वो अच्छे मूड में हो, उस वक्त नहीं जब गुस्से में हो, जब अच्छे मूड में उनसे गपशप लगा रहे हो, तब कहो कि बाबा कैन आई टॉक टू यू, मेरे थोड़े से मसले हो रहे हैं। और फिर अच्छे मूड में प्यार प्यार से उन्हें बताएं कि यू नो ये बड़ा मसला हो बहुत रहा है। बहुत डिफरेंस आएगा अगर बच्चे थोड़ा मैच्योरली इस चीज़ को टैकल करेंगे और अच्छे मूड वाली चीज़ में। कोई ऐसा बहुत बाप फर्क नहीं जो आएगा। कभी अच्छे मूड में ना, ऑफ कोर्स अच्छे मूड में आपसे गपशप भी लगाते हैं। उस टाइम पे आप उनको कहें कि, और प्राइवेसी में, अम्मी के सामने नहीं, बहन के सामने नहीं, बिल्कुल अलग से, Man कि to मैं man। आपको, हाँ, मैन टू मैन प्राइवेट टॉक। तो इंशाल्लाह हल निकलेगा। मुझे सुनीता, तुम भी कुछ कहोगे? नहीं, इन दोनों ने जो भी कहा है वो बिल्कुल 100% करेक्ट है। इनकी बातों को फॉलो करो एंड आई एम श्योर विल बी फाइन। थैंक यू। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद देखते हैं कि स्टाफ रूम के बाहर फिर कौन सा बच्चा है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज आपको हम वेलकम करें स्टाफ रूम में। स्टाफ रूम में, और बड़ी जिम्मेदारी आज डाल दी गई है सबके कंधों पर। तो देखते हैं कि अगली प्रॉब्लम बच्चे के दिमाग में क्या है। हो सकता है आपके बच्चे के दिमाग में भी हो, ज़रा गौर से सुनिएगा। सो हमारे साथ इस वक्त स्टाफ रूम के बाहर हैं आयशा। आयशा आ जाओ, मैं कम इन। आ जाओ, आ जाओ। यस यू मैं, आपको तो प्रैक्टिस है। प्लीज टेक अ सीट। मुझे आपसे एक इशू डिस्कस इस तरफ बैठो, इस तरफ। हाँ, मुझे आपसे एक इशू डिस्कस करना था। मेरी मम्मा से मुझे पॉकेट मनी रेस करवानी है, तो वो रेस नहीं कर रही और वो कहती हैं कि आजकल महंगाई बहुत है और सबको पता है, तो मुझे हैंगआउट्स के लिए जाना होता है कॉलेज के, आपको पता होगा कितने वो होते हैं, तो मुझे फ्रेंड्स के घर जाना होता है, उनसे हैंग आउट करने जाना होता है, तो वो मेरी पॉकेट मनी रेस नहीं करती। अब आप बताएं कि मैं क्या करूं कि वो मेरी पॉकेट मनी रेस कर दें, और एक्सपेंस भी बहुत होता है। नहीं तो pocket money- इतना ज़्यादा हैंग आउट करना क्यों है? वो कहीं पे महीने में एक आध बार कहीं पे जाना होगा नहीं, हुआ एक दफ़ा तो चलो समझ में आता है, लेकिन महीने में अगर आप 3-4 दफ़ा या 5-6 दफ़ा जा रही हो, दैट्स टू मच। ये मेरे बेटे ने भी शुरू किया था बीच में। महीने में 3-3, 4-4 प्लान्स बन रहे हैं, फिर मैंने कहा भाई ये नहीं हो सकता। आपने वैसे फ्रेंड के यहाँ जाना है, आप ठीक है हफ्ते में एक दफ़ा आप चले जाएं, लेकिन ये बाहर घूमना फिर उसके लिए आपको पर हेड पैसे भी इतने चाहिए। आप लोग खाना खाने भी बाहर जाएंगे, फिर वो कहेंगे नहीं जी हम तो वो जंपिंग कासल पे भी जाएंगे, हम उधर भी जाएंगे। मैंने कहा दैट्स नॉट हैपनिंग। और फिर बर्थडे के लिए पहले एक सरप्राइज पार्टी होती है, वो अलग से है, फिर अगले दिन उसकी बर्थडे है तो अलग से खाना खाने जाना है। तो ये तो बेटा आपको खुद अपने आप कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो प्रेशर ही नहीं डालते पेरेंट्स के ऊपर कि वो घर से लंच ले जाते हैं, और फिर वो पार्टीज़ भी या गेट टुगेदर्स भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि आजकल की महंगाई के दौर में अगर आपके पेरेंट्स आपको अच्छे इदारे में, अच्छे स्कूल या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो यही बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स तो अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। तो कहेंगे हम खाएंगे रूखा सूखा, हम ऐसे इलाके में रह लेंगे, हम कम रेंट के घर में रह लेंगे, लेकिन बच्चों को अच्छा पढ़ाना है। सब अपने से। अब आप प्रोफेशनली आप बताएं, हमने तो माओ वाला जवाब दे दिया। आयशा की एज क्या है? 19 ईयर्स। 19 ईयर्स, माशाल्लाह। देखें इस एज में डेफिनेटली शौक होते हैं, और इनके लिए पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव समझ पाना मुश्किल होता है, क्योंकि उनको नहीं पता कि पेरेंट्स ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। आयशा, अगर आप पॉकेट मनी अपनी बढ़वाना चाह रही हैं या फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रही हैं, ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप रिटर्न में क्या दे रही हैं? आई एम प्रीटी श्योर आप मेहनत करती होंगी, अच्छे ग्रेड्स लाती होंगी, लेकिन देखें 19 इज़ अ बिग एज। अब आप जो है थोड़ी फाइनेंशियल जिम्मेदारी अपनी खुद भी उठा सकती हैं, राइट? अब आप एग्जैक्टली आप ट्यूशन्स पढ़ा दें, अगर आपके फादर का बिजनेस है तो उसमें कोई हेल्प करा दें, कोई ऑनलाइन बेस्ड आप काम कर लें, घर की चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो जाएं, किसी चीज़ की आप जिम्मेदारी ले लें जिसके रिटर्न में आप कह दें कि मैं आपके लिए
ये काम करूंगी, इसके रिटर्न में आप प्लीज़ मुझे इतने पैसे एक्स्ट्रा दे दीजिए। नीलम वेस्ट में तो बच्चे 14 साल के होते हैं, उनको चंद घंटे, चंद आवर्स जो है वो लाजमी होता है। काम कर सकते हैं और बच्चे करते हैं, क्योंकि 18 साल के बाद उनके अम्मा अब्बा कहते हैं कि बस बस हो भाई गया, अब खुद करो, अब अक्सर पढ़ना दौरान। है, जो करना है खुद करो। पर हमारे यहाँ माशाल्लाह शादी भी हो जाती है तो बच्चों को अम्मा अब्बा बेबी सिट करते रहते हैं, उसकी शादी भी बाप करा रहा होता है, मतलब हर चीज़ जो है वो हमारे यहाँ पेरेंट्स की जिम्मेदारी ही होती है समझो। लेकिन अब बहुत सारी ऑनलाइन जॉब्स अवेलेबल हैं, वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस हैं, तो आप कहीं पे भी एनरोल कर सकते, लाइक कंटेंट राइटिंग है, एनीथिंग जो आपका फोटे है उस हिसाब से आप इंटरनेशनली भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, वहीं से अच्छी और इनकम सबसे इजी अपने मोहल्ले में छोटे बच्चों को ट्यूशन ट्यूशन पढ़ा। ये तो पुराने ज़माने में भी ऐसे होता था। सबसे So 19 तो एक ऐसे है कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो खुद भी कुछ एफर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक पैसा आपकी अपनी जेब से नहीं निकलेगा ना, दर्द नहीं दर्द होगा। मैं अपने बच्चों को कहती थी, जब तुम लोग अपने पैसों से आइस लॉलीज और आइसक्रीम्स खाओगे ना, तब दिल करेगा कि उसका तिनका भी चबा जाओ साथ। नहीं तो मैं क्या करती हूँ, मैं तो वो जो ईदी मिलती है ईद पे, मैं उनको कहती हूँ ये आपके पूरे साल की पॉकेट में। हाँ, मैं उनका यही है, एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। तो उनको बजटिंग भी लर्न हो गई ना कि बजटिंग किस तरह वो खुद करना ही है। उस पे मैनेज करते रहते हैं कि अच्छा आज मैंने इतने नहीं हो खर्च गया। करने, मनी और ओन मनी बेबी। अच्छा, उन्हीं के पास होती है वो? हाँ, अच्छा, ये सही है। अब पूरा साल चलाएं, वो जैसे मर्जी चलाएं। अच्छा, मैंने तो अपने बच्चे को बोल बोल के इतना कर दिया था ना कि अब 2 बहन भाइयों के बाद तीसरा उसका रूम बनना था, तो मुझे आके एक दिन कहता है वो जो उसका वो बेड है नीचे वाले कमरे वाला, वो इधर आ जाएगा। अब वो खाली कमरे में बता रहे हैं, वो जो बहन के जो पर्दे हैं, वो जो मतलब घर से ही राग पर्दे सब कुछ निकाल के उसने मुझे कहा, और मुझे तरस आ रहा कि अब इसका भी हक है कि इसका अलग कमरा बने। पर वो उसने मुझे इतना करते हुए देखा है कैलकुलेशन चीज़ों की, वो कह रहा था घर से ही चीज़ें निकाल के आप मेरा कमरा बना। पेरेंट्स को कंफर्ट रूम है। हाँ, तो शायद कभी कभार हम बच्चों के आगे इतनी बातचीत भी करते हैं कि अपने बजट्स को कैसे इस तरह से उस तरह से करें, तो करनी भी चाहिए। आई थिंक दिस इज द नीड ऑफ द टाइम। ये सवाल मैं नीलम आपसे करना चाहती हूँ कि अपनी बजटिंग की बातें बच्चों के आगे कितने हद तक करनी चाहिए, ऐसा भी ना हो ना कि वो इतने ही प्रेशर में आ जाए। बिल्कुल, देखिए उसको अगेन हर चीज़ में बैलेंस रखना बड़ा ज़रूरी है, राइट। और बच्चे की एज क्या है, आप एक 12 साल के बच्चे से बात करेंगे बजटिंग या एक्सपेंडिचर हो गया या हमें लोन लेना पड़ा है, वो बहुत प्रेशर में आ जाएगा क्योंकि उसको अभी दुनिया की समझ नहीं है। लेकिन अगर आप एक 18-19 ईयर के साथ बात करेंगे तो ये हेल्दी होगा, राइट। तो आपने उस चीज़ को नेगेटिवली कन्वे नहीं करना है। अगर आप परेशान भी हैं कि खर्चा कैसे पूरा होगा या कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर आ गया, सारी चीज़ें आपने नहीं बतानी है। हाँ, लिमिटेशन ज़रूर बतानी है कि बेटा एहसास कैसे पैदा करेंगे उसके अंदर? एहसास आप तभी पैदा करेंगे जब आप फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों पे डालेंगे। और मैं डेफिनेटली पेरेंट्स को ये कहूँगी कि बड़े अर्ली ऑन डालना शुरू करें। अगेन उनसे कोई काम करवाएं, पानी बॉटल्स भरना, अब बॉटल तो कोई 8 या 10-12 साल का बच्चा भी भर सकता है, तो पानी की बॉटल्स अगर वो भर के फ्रिज में रख रहे हैं, रोज़ की जिम्मेदारी है, उसके रिटर्न में उनको एंड ऑफ द वीक आप थोड़े से पैसे दे दें। बहुत सारे पेरेंट्स तो इस बात को बुरा समझते हैं कि अच्छा काम बच्चे काम करने के, पानी पिलाने के या करने के, उनको हम पैसे दें। देखिए, ये तो गलत आदत डेवलप हो रही है। देखें ये है एक नया लर्निंग करवाना कि देखो काम करोगे तो उसके रिटर्न में कुछ मिलेगा। और ये छोटी एज से ये मैसेज जाना, ये बिलीफ सिस्टम जाना कि मैं कुछ काम करूंगा तो रिटर्न में कुछ मिलेगा, ये एक अच्छी लर्निंग है। आपने फॉर लाइफ नहीं उसको पैसे देने, वो 30 साल का भी हो गया और उसने पानी पिलाया तो उसको रिटर्न में पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं है। मुझे किस्सा याद आया इससे। मेरी ना छोटी बेटी, वो उस वक्त होगी कोई 3 साल की 4 साल की, तो वो ना अक्सर देखती थी कि एटीएम हम जाते हैं पैसे निकलवाते हैं, तो पता नहीं उसको ना कुछ चाहिए था, कुछ चाहिए होगा, तो मैंने उसको कहा मेरे पास ना अभी पैसे नहीं है, इसको बाद में करेंगे। तो कह रही है वो एटीएम जाए ना वहाँ से निकाल के लाए। तो मैंने कहा एटीएम में सिर्फ को फ्री में थोड़ी पैसे मिलते हैं, वो अपने ही तो है। तो उनको बहुत देर में जाके वो बात समझ में आई। छोटे बच्चे तो यही बोलते हैं, आप प्लीज बैंक चले जाए ना, आप एटीएम चले जाए तो पैसे आ जाएंगे। ऐसा ही है। हाँ, उस तो एज के हिसाब से वो चीज़ बिल्कुल वो मैसेज सही है। अब उसको पता चला एटीएम में पहले पैसे डालने होते हैं फिर निकाल सकेंगे, राइट। तो आपने अपने बच्चों के साथ फाइनेंशियल सिचुएशंस के हवाले से डिस्कशन उनकी एज के हिसाब से करना है। अगर वो छोटे हैं तो आपने उनको डेफिनेटली एक लिमिट बतानी है कि बेटा देखो हम साल में 1 दफ़ा ट्रिप ले सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम आपके ये एक्सपेंसेस मीट कर सकते हैं, हम इतनी आउटिंग्स आप अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं, या आपकी बर्थडे पार्टी हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं जो उनके लेवल की चीज़ें हों।
फिर जैसे जैसे वो बड़े होते जाएं डेफिनेटली आपने जो है थोड़ा थोड़ा मज़ीद ओपन होना है ताकि उनको भी एहसास हो कि कहाँ से पैसा जनरेट हो रहा है और किन किन चीज़ों पे लग अच्छा, रहा है। इसमें एक और प्रॉब्लम ये होती है इस एज के बच्चों में कि जब आप कहें, मैं अगर इसकी माँ हूँ, मैं कहूँगी बेटा बस देखो हमने इसके अंदर अंदर रहना है, तो इसकी जो फ्रेंड है जिसके अम्मी अब्बू के पास बहुत पैसे हैं वो तो कभी मना नहीं करेंगे, तो फिर ये मुझे रेफरेंस देगी, हाँ लेकिन सारे की तो मम्मी डैडी ने कर, वो तो इतने पैसे देते हैं, मैं ही बस एक गरीब हूँ, आप लोगों ने पैसे नहीं कमाए, आप लोग ऐसे हैं। तो फिर वो एहसास कमतरी में भी बच्चा जा रहा होता है कि अच्छा मेरे माँ बाप के पास तो नहीं है, मेरे दोस्त के पास तो बहुत पैसे उसको कैसे हैंडल करें? जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ, मैं अपने बच्चे को पॉकेट मनी देती हूँ 220 रुपए, वो 200 से 20 बढ़ते बढ़ते आई है, तो उसकी वो जब अपने फ्रेंड के यहाँ जाता है तो उसको 1000 रुपये मिलती है। तो उसने मुझे एक दिन बोला, मैं उसको गिन के देती थी और मुझे पता था कि मैं इसको ज़्यादा नहीं दे सकती, मुझे बच्चों को ज़्यादा पैसे देना पसंद ही नहीं है। तो उसने मुझे एक दिन आके बोला आप तो मुझे इतने देती हैं, वो तो मुझे 1000, उसकी अम्मा ने तो 1000 रुपये उसको दे रही होती हैं एक दिन के। तो मैंने कहा देखो बेटा हर किसी का डिफरेंट सोच होती है, डिफरेंट कमाई होती है और डिफरेंट तरीके से वो उसको आपको जो चीज़ स्पेंड करते हैं, जो आपको चीज़ चाहिए होती है हम आपको ला के दे देते हैं। ये आपकी नेसेसिटी नहीं है, आपकी लग्जरी है और उस लग्जरी को हम इतना ही दे सकते हैं आपको। तो फिर उस दिन वो दिन था, अगला दिन उसने मुझसे कभी नहीं बोला। फिर कभी कभार ऐसा भी होता है जिस स्कूल में वो पढ़ता है वहाँ और बहुत सारे ऐसे मतलब क्लास के बच्चे पढ़ते हैं जो बहुत अमीर होंगे या जो भी है, तो उसने मुझे आके, सारी बच्चे बात करते हैं, आके बोला कि वो बच्चा मेरे घर आया था और उसने कहा देखो इनका घर ऐसा है, ये लोग ज़्यादा अमीर नहीं है, ये लोग गरीब है, इस तरह। तो मैंने बोला कि कभी अमीर और गरीब देख के दोस्ती नहीं करते। मैंने अपने बच्चे को यही समझाया, आपके साथ कौन कैसा है और आपको उसकी कंपनी में कितना सुकून मिलता है, दोस्ती आपकी और आपके साथ वो सिंसियर है, ऐसे होगी। अगर वो आपको ये तोल रहा है कि आप गरीब हो या अमीर हो, आई डोंट नो, बच्चों के साथ कभी डायलॉग करने पड़ते, बातें करनी पड़ती हैं, बहुत ज़रूरी है ये डायलॉग करना। कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी। देखिए बच्चे जब आपको कुछ कह रहे हैं ना, पहले तो आप प्लीज़ अंडरस्टैंड करें, फिलहाल बच्चे और टीनेजर्स सब बड़े मटेरियलिस्टिक होंगे, उनकी दुनिया यही है। वो इस गाड़ी में आता है, हम तो, आपने मेरे लिए छोटी गाड़ी क्यों भिजवाई पिक करने के लिए, उनके जहन में ये सारे कंपैरिजन्स और ये सारी चीज़ें आती है बिकॉज वो इसी तरीके की बातें करते हैं, राइट। पहली चीज़ तो पेरेंट ने प्रेशर नहीं लेना है कि हाय मेरा बच्चा जो है वो गरीब फील कर रहा है या हमने उसको इतने अच्छे से प्रोवाइड नहीं किया, दैट्स नॉट द इशू। बच्चे हमेशा कंप्लेन करेंगे कि आपने ये इनफ नहीं किया मेरे लिए, तो आपने उस चीज़ का प्रेशर नहीं लेना है, आपने उसको दूसरा रुख दिखाना है। जैसे सबसे पहले तो ये मैसेज कि देखो दुनिया में हर चीज़ बराबरी में नहीं होती है, किसी के पास पैसा ज़्यादा है, किसी के पास फैमिली ज़्यादा है। आपने अपने आसपास एग्जांपल्स ही उठाने, देखो आपके वो फ्रेंड है, ठीक है, उनके पास बहुत बड़ा घर है लेकिन उनका घर खाली कितना है, सिर्फ 2 लोग रहते हैं। आप देखें आपके पास नाना नानी है, दादा दादी है, आपने उनका फोकस पैसों के अलावा और ब्लेसिंग्स क्या हैं आपकी, उस तरफ लेकर आना है। और अगेन ये अल्लाह ताला जो है वो इसी तरह नेमतों को बांटते हैं, वो कभी इक्वल नहीं होता है, कहीं कुछ चीज़ें ज़्यादा होती हैं, कहीं कुछ चीज़ें ज़्यादा है। अगर आपको ज़्यादा पैसा चाहिए या आप चाहते हैं कि हमारे पास भी ये चीज़ें हों, तो डेफिनेटली आप अपना लाइफ का गोल बनाएं, आप पढ़ाई अच्छी करें, आप ऐसी फील्ड चूज़ करें जिसमें ज़्यादा पैसा आ सकता है और आप बिल्कुल इस जर्नी पे जाएं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो आप उनको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होने से बचा सकते हैं, उसको पॉजिटिवली चैनलाइज करके। That's exactly what I used to say to my kids. I'm so glad कि बगैर पढ़े भी You're going on exactly on the right track. I was on the right track. Yeah. क्योंकि ये बात मेरे साथ भी हो चुकी है। उस वक्त वो लोग ज़रा छोटे थे, तो फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा आप how can you say that you're poor? क्या आपको खाना नहीं मिलता? कि आप हर साल हम जाते हैं माशाल्लाह ट्रिप पे। मैंने कहा कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक दफ़ा भी बाहर नहीं गए, they're not privileged। तो उनको खैर शुक्र है ये बात। जैसे अभी ना लास्ट ईयर मेरे बेटे का कमरा बनना था, तो उसका हमने कमरा बनाया और फिर इत्तेफाक से हमारी एक जो छोटी स्कूल रन वाली गाड़ी है वो ख़राब हो गई, तो हमने गाड़ी भी ली। तो फिर हमने उनको कहा इस दफ़ा हमारा बहुत खर्चा हो गया, तो अब हम नेक्स्ट ईयर वेकेशन को स्किप करेंगे और फिर हम उसके नेक्स्ट ईयर जाएंगे। और बड़े इजीली समझ गए। Exactly. हाँ, उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, उन्होंने कहा यस मामा अंडरस्टैंडेबल। क्योंकि आपने अगर शुरू से ये कम्युनिकेशन रखी हुई है तो उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं होगी। लेकिन अगर आपने हर चीज़ उनको मैसर की हुई है और कभी ये भी नहीं बताया कि ये कहाँ से जनरेट हो रही है और अचानक से आप कभी मना करेंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा, अरे भाई
अभी तक तो सब कुछ हो रहा था, अचानक से आपने कैसे मना कर दिया? और छोटी छोटी चीज़ों पे जैसे खाना भी बचाते हैं ना अक्सर बच्चे, तो आप सिर्फ उनको यही कह देना कि दुनिया में ऐसे भी कितने बच्चे हैं जिनको खाने को नहीं मिल रहा। वो छोटी छोटी बातें करते करते उनको बहुत पता चल जाता है कि हाँ भाई हम कितने प्रिविलेज्ड हैं और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास नहीं है अवेलेबल, कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, खाने को नहीं है, और हमारे पास तो ये सब चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ जो आप ऐड कर सकते हैं कि वो नेमतें जो मटीरियलिस्टिक नहीं है, राइट? खाने की चीज़ें, पहनने की, ओढ़ने की, रहने की, घूमने फिरने की तो हम फिर भी उसको काउंट कर लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें जैसे कि आपकी हेल्थ हो गई, आपके रिश्तेदार हो गए, मोहब्बत हो गई, आपके पेरेंट्स खुशी से साथ रहते हैं, ये सारी चीज़ें अगर हम बच्चों का जहन इसकी तरफ भी लेकर आएँ तो वो एक बहुत हेल्दी चीज़ होगी, क्योंकि यहीं से मेंटल डेवलपमेंट जो है वो होती है। तो बच्चों का ध्यान ऑटोमेटिकली उन चीज़ों की तरफ भी जाएगा, इसलिए फिर उनकी क्लास में कोई बच्चा होगा जिसके पेरेंट्स डिस्टर्ब होंगे या किसी के हेल्थ इश्यूज होंगे, तो फ़ौरन उनके अंदर से ये फीलिंग आएगी कि अल्लाह का शुक्र है हमारा सब कुछ एग्जैक्टली हेल्दी है और सही है, और मेरे पेरेंट्स मुझसे बात करते हैं, या मेरी वालदा जो मुझसे पूछती है कि मेरा दिन कैसा गुजरा। तो हमें इन चीज़ों को उनके जहन में डालना पड़ता है, इन सारे जैसे हम कहते हैं ना थॉट्स को बच्चों के जहन में डालना पड़ता है, तभी वो खुद से जनरेट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो हमारे पास स्टाफ रूम में नेक्स्ट जो है वो हानिया है। हानिया आ जाओ। हाँ। हानिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आ जाओ जी, पूछो। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे जो फ्रेंड सर्कल है और जो मेरी क्लासमेट्स हैं वो मुझे बुली करते हैं इस बात पे कि मेरा वेट ज़्यादा है। वो मुझे अपनी पिक्चर्स सेंड करते हैं जिसमें वो फिट लग रहे होते हैं, और मुझे इस बात पे बुली करते हैं कि तुम तो लग ही नहीं सकती, तुम तो फिट हो ही नहीं, और जो है अपने कपड़ों की पिक्चर सेंड कर रहे होते हैं, बोलते हैं कि ये हमने वहाँ से ली, लेकिन एक्स्ट्रा लार्ज में नहीं थी अवेलेबल, लार्ज में अवेलेबल नहीं थी। तो इस वजह से थोड़े मेरी स्टडीज़ भी अफेक्ट होती हैं, कभी कभार मैं पढ़ नहीं पाती, मैं उनकी बातें सोचती रहती हूँ कि उन्होंने मुझे क्यों बोला, क्या मैं ऐसी बहुत ज़्यादा वो हूँ। मैं डाइटिंग भी करती हूँ, बट कभी कभार मेरी मम्मा भी मुझे इस बात पे डांटती होती है कि खाना तो खा लो, मतलब मैं नहीं खाती, मैं रात को बहुत ज़्यादा मेरी मम्मा मुझे फोर्स करती है तब मैं खाती हूँ। तो मेरा थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम है। एक छोटे से ब्रेक के बाद ना तुम्हारे इस प्रॉब्लम को बुली कौन नहीं हुआ आज तक? जो पतला है उसको पतलू कह देते थे, जो मोटा है उसको मोटा कह देते हैं, रंग के ऊपर, चश्मे के ऊपर, छोटे कद के ऊपर, बड़े कद के ऊपर हर कोई बुली हुआ है, लेकिन उसका कोई ना कोई तो जवाब आप लोगों के पास होगा। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक पे जाने से पहले हमें बच्ची ने कहा था कि वो बुली होती है, आनिया बुली होती है अपने वेट को लेकर, और हम सब शायद बचपन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी बुली हुए होंगे। आपकी फिजिकल अपीयरेंसेस पे ही आपको बुली किया जाता है, या आप अगर जितने दब्बू होते हैं आपको दबाया जाता है। स्कूल, हर किसी के स्कूल में ऐसा कुछ होता है। मैं इतनी लंबी थी तो मैं बहुत कॉम्प्लेक्स में रहती थी, मैं हाँ, ऐसे झुक के यूं चलती थी। हो जाते हैं। हाँ, और आप लाइन में पीछे खड़ी होती होंगी हाँ, सबसे हमेशा, एंड में, है ना? क्लास में भी, क्लास में सबसे पीछे बैठती थी मैं। जो लायक होता है उसको नर्ड एंड फलाना एंड टीचर्स Yes. फेवरेट, टीचर्स पेट, किसका नाम नहीं रखा जाता। हाँ. ठीक है, सो व्हाई वेरी, आई मीन सबसे पहले तो ये कि आपको एक कंसर्न आपका होना नहीं चाहिए। सो यू नो, टेक प्राइड इन बीइंग हु यू आर। अल्लाह ताला ने अब एक क्रिएशन बनाई है तो किसी वजह से, हाँ, अनहेल्थी पैटर्न नहीं होना चाहिए। अगर ये वेट, एक्स्ट्रा वेट आपको सुस्त नहीं कर रहा, आपको लेजी और लेथार्जिक नहीं कर रहा, नथिंग टू वरी अबाउट। सेलिब्रेट हु यू आर। ठीक है, ये गर्ल्स को तो खाली, व्हेन आई वाज रनिंग अ गर्ल्स स्कूल तो मुझे होता था कि ऑल गर्ल्स शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्व्स। इस तरह से आप सबकी बात सुनने लगो तो आप तो रेजा हो जाओगे। माशरा तो कभी खुश नहीं रहेगा आपसे, इधर से कीड़े निकाले, उधर से। सो गिव, एक तो अनलर्न और अनसुनी करने की आदत अपनी पक्की करो। कभी कभार ऐसा होता है कि बुली करने से आपके लिए एक एडवांटेज भी हो जाता है। फॉर Motivation एग्जांपल भी हो जाती है। हाँ, कि अब मुझे अपना आप जिम ज्वाइन कर लेते हैं, आप हेल्दी खाने लगते हैं, आपकी गंदी ईटिंग हैबिट्स होती हैं वो आप छोड़ देते हैं,
मतलब लाइक कभी कभार आपके लिए वो काम भी कर जाती है चीज। अच्छा, मुझे ये लगता है कि ये जो वर्ड्स आए, मोटा, पतला, काला, चश्माटू, ये हमारे एंसेस्टर्स से चलते आ रहे हैं, ठीक है, वो आपके अंदर इनबिल्ट हो जाता है। और ये निकनेम्स होते थे भाई, निकनेम्स होते हैं। कल्लू के घर से ये आए हैं, हाँ, तो कल्लू के पकौड़े खाए हैं, उस मतलब लाइक वो टाइम- एक निकनेम उस होते टाइम थे। पे तो टीचर्स बड़ी के नाम normal थी रखे ये होते चीज़। हैं इन्होंने, टीचर्स के, दोस्तों के, हाँ, सबके। उस टाइम पे ये चीज़ बहुत नॉर्मल होती थी। ये चीज़ें अब थोड़ी ज़्यादा इसके ऊपर वोकल होना शुरू हो गए हैं लोग। तो मेरा ख्याल है कि अब जो बच्चे ये चीज़ें फेस कर रहे हैं, ये उनके लिए एक लेसन भी है कि जब ये आगे बढ़े हों, ये इस तरह के वर्ड्स ना यूज़ करें, ताकि इनकी जो आने वाली जनरेशन है उनको तो फिर पता ही नहीं होना चाहिए ना कि ये क्योंकि अभी आप नोट करेंगे तो अगर हम कभी कह देंगे तो बच्चे हमें रोकते हैं, रेसिज्म नहीं करें आप, ये नहीं करें, मतलब लाइक बच्चे हमें स्कूल कर रहे होते हैं कभी कभार, जो कि एक हेल्दी चीज़ हाँ। है, राइट। देखिए जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि कोई आपको कोई नाम कह दे, रैंडमली किसी ने कुछ कह दिया, तो डेफिनेटली उसका प्रेशर, उसको इग्नोर कितना करना है वो आपके कंट्रोल में है। लेकिन उसके साथ साथ आई वुड लाइक टू ऐड कि बुलिंग इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, राइट। वो आपकी शख्सियत को, आपकी पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट करता है। और वो प्रॉब्लम कब बनता है, एक कैजुअल नेम कॉलिंग से वो बुलिंग में कन्वर्ट कब होता है, दो चीज़ें। एक तो आपके साथ मुसलसल तौर पे वही एक एक्सपीरियंस हो रहा हो। अगर आपको 3 साल से 4 साल से, देखिए 8 घंटे स्कूल में स्पेंड करने होते हैं, अगर 3-4 साल से आपको बार बार यही एहसास दिलाया जा रहा है कि आप एक पर्टिकुलर तरीके से दिख रहे हैं, राइट, तो वो इंसान तो अनकंफर्टेबल फील करेगा। और बच्चा जिसकी शख्सियत अभी डेवलप नहीं हुई है वो डेफिनेटली कॉन्शियस फील करेगा। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है, और अक्सर जो यंग बच्चियाँ थेरेपी में भी आती हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि दूसरी जो उनकी फ्रेंड्स होती हैं वो गैंग अप कर लेती हैं, ये अकेले रह जाते हैं और वो ग्रुपिंग कर लेती हैं। जिस तरह ये भी बता रही थी, वो सारी मिल के शॉपिंग जाती हैं और टारगेट करती है इनको, ये अकेला महसूस करती हैं कि सिर्फ मुझे इस तरह फील कराया जा रहा है, सिर्फ मुझे पॉइंट आउट किया जा रहा है कि मैं ऐसी हूँ, राइट। तो वो एक डेफिनेटली तकलीफ दे फीलिंग होती है। और देखें, इस वक्त हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा अपने बारे में ओपिनियन इतना पुख्ता बना नहीं होता है, क्योंकि ये जो एज है ना 12 से लेकर 18 की एज, इसमें आपके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं उसका फ़र्क नहीं। आपके पेरेंट्स बोलेंगे दुनिया की सबसे बेस्ट बेटी हो, बहुत अच्छी हो, उसका भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्त आपके बारे में क्या समझ रहे हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये इस एज में तो बस दोस्तों के लिए जीना मरना ऐसा ही है। उसने कह दिया कूद जाओ तो Yes, कूद जाएंगे, exactly. तो वो इतनी ज़्यादा आपका ट्रस्ट होता है। और वो जो बच्चे होते हैं इस वक्त वो एक्सेप्टेंस चाह रहे होते हैं अपने फ्रेंड से, इसीलिए पेरेंट्स को नज़र रखनी चाहिए कि फ्रेंड्स ग्रुप कैसा है, पढ़ने वाला है, रिस्पेक्टफुल है, या फिर वो पार्टी वाले ज़्यादा है, राइट। तो आपका बच्चा भी ज़ाहिर है उस माहौल में ढलना शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट थिंग तो ये कि डेफिनेटली अगर आपके साथ ये मुसलसल तौर पे हो रहा है और अगर आपको लग रहा है कि ये आपकी बाकी लाइफ को भी इफ़ेक्ट करने लगा है, अब आपको स्कूल जाने का दिल नहीं कर रहा है, उन लोगों से इंटरैक्ट करने का दिल नहीं कर रहा है, आपको लगता है कि आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते, या वो सामने आते हैं तो आप उनको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, आप पानी पीने चले जाते हैं, ब्रेक के टाइम पे आप परेशान हो रहे होते हैं, तो इनको क्या करना चाहिए? देखिए फर्स्ट थिंग इज, अगर ये काफ़ी सीरियस हो रहा है, इनकी पढ़ाई भी इफेक्ट हो रही है, नींद भी इफेक्ट हो रही है, खाना भी इफेक्ट हो रहा है, थेरेपी, ठीक है, आना चाहिए, किसी से बात करनी चाहिए। नहीं, लेकिन उसको स्कूल में सबसे रोकने के लिए पहले भी तो कुछ करना टीचर चाहिए। से बात करें ना, सबसे exactly, पहले तो टीचर से सपोर्ट लें, पेरेंट्स से, बल्कि आप अपने पेरेंट्स से बात करें, आपके पेरेंट जो हैं आपकी टीचर से बात करें, और टीचर एक राउंड अबाउट अंदाजे से आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को ये थोड़ी सी तमीज़ और उनकी तरबियत शुरू करें कि ये सब नहीं चलेगा। मेरे बच्चे ने जब मुझे शिकायत की कि वो बुली हो रहा है, तो मैंने टीचर को ईमेल की, और उस टीचर ने फिर बच्चों की एक पार्टी होने वाली थी क्लास में, उन्होंने पनिशमेंट के तौर पे वो पार्टी ख़त्म कर दी। तो उसकी वजह से थोड़ा सा एक ठहराव आया क्लास में कि इसका मतलब अगर आप बुली करेंगे किसी को तो बात आगे तक भी जा सकती है। मैंने तो उसका मसला इस तरह हल किया, क्योंकि मुझे पता है कि बुली होगी तो उसकी पर्सनालिटी ख़राब हो जाएगा अगर वो बुली। अच्छा, कुछ बच्चे तो बताते भी नहीं है ना, अगर वो बुली हो भी रहे हैं ना तो वो अंदर अंदर अब्जॉर्ब करते रहते हैं और फिर वो बताते नहीं हैं। पहली चीज़ तो डेफिनेटली आप जो है, हमें भी बहुत पूछना पड़ा बच्चे से, क्योंकि हमें उसका जो रवैया था वो मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था कि वो थोड़ा उदास है। बार बार पूछ के 4-5 दफ़ा पूछने के बाद फिर मुझे रिजल्ट ये मिला कि ये प्रॉब्लम हो रही है। दैट्स बिकॉज आपके पास इतनी अवेलेबिलिटी थी ना, आप अपने बच्चे पे इतना फोकस थी। सारे पेरेंट्स इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं कि इसका मूड कैसा है, या ये खाना नहीं खा रहा तो ये क्यों नहीं खा रहा। तो डेफिनेटली बच्चों को भी मैं पहले इनकरेज करूँगी कि बात करें। आपका जो भी सेफ एडल्ट है, आप टीचर से कंफर्टेबल फील करते हैं
पेरेंट्स से कंफर्टेबल फील करते हैं, बात करें। लेकिन अगर इससे होता क्या, जब पनिशमेंट दे देते हैं स्कूल वाले, तो बाकी जो बच्चे होते हैं वो और एक्सक्लूड करने लगते हैं उसको, कि नो कि तुमने तो हमारी पार्टी कैंसिल करा दिया, ये वाली चीज़ करा दी। देखें, यहाँ पे स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब एंटी बुलिंग वर्कशॉप्स होनी चाहिए। आप बच्चों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करें कि तुम लोगों ने एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग कैसे देनी है, बॉन्ड कैसे बनाना है। That's where teacher training comes in. Exactly. It's very important for the teachers to know कि अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको हमने हैंडल कैसे करना है, बहुत प्रोफेशनली, बहुत कवर्ड तरीके से, कि डैमेज भी ना हो और क्योर भी हो। तुम भी बताओ सुनीता, एज मदर तुम क्या करती अगर ऐसा होता तुम्हारे किसी बच्चे के? अभी तक शुक्र है मैंने नहीं इस तरह का फेस किया, लेकिन आई नो कि मेरे बेटे की क्लास में एक बच्ची थी जिसको बुली कर रहे थे सब, और फिर उसकी मदर ने कंप्लेन की तो उसका सेक्शन चेंज किया गया और दूसरे जो बच्चे जो बुली कर रहे थे उनको वार्निंग दी गई। लेकिन मुझे बस यही डर है कि क्या आपका बच्चा आपको सब कुछ बता रहा है आके, और शायद क्या मैंने उसके मूड को देखा कि भाई वो चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए एवरी पेरेंट शुड यू नो थोड़ा सा ध्यान रखे अपने बच्चे का, कि अगर ज़रा सा भी चेंज बच्चे में आ रहा है तो उससे बात करे, कम्युनिकेट करे प्यार से कि भाई कोई प्रॉब्लम है तो हमसे पता बात चल करें। जाता है अगर आपके 3 बच्चे हैं कि तीनों में से कौन ज़्यादा वर्बल है। मतलब कि अपनी चीज़ें हर कोई फ़ौरन बताने में आगे होगा, तो बाकी माँ को भी यही पता होता है कि ये वाली बच्ची है तो ये बोलती नहीं है, ये चुप रहती है, दिल में रखती है बात, तो अब उन बच्चों पे ज़्यादा तवज्जो रखनी पड़ती है। क्योंकि अच्छा, जब इसी से रिलेटेड एक सवाल मेरे जहन में आया। फ़र्ज़ करें किसी कोई बेस्ट फ्रेंड्स हैं और अचानक से वो बच्ची अपनी ही फ्रेंड को बुली करने लगती है और वो उसको पता भी नहीं होता, वो बेध्यानी में बुली कर रही होती है। पेरेंट को पता चल जाता है कि हाँ भाई उसको बुली कर रही है। अब पेरेंट अपने बच्चे को किस तरह समझाए कि वो उससे दोस्ती छोड़े? ओके, क्योंकि बच्चा तो नहीं मानेगा। नहीं, वो तो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। वो देखिए, पेरेंट क्या हो रहा है, वो प्रोटेक्टिव हो रहा है। वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे की जो सेल्फ एस्टीम है वो अफेक्ट हो, क्योंकि उसको पता है वो उसको बार बार ये कह रही है तुम तो नहीं कर सकती, तुम तो ये वाले कपड़े नहीं पहनो, यू नो सटल मैसेजेस वो दोस्त दे रही है, और आपको पता है आपकी बेटी जो है वो कॉन्शियस हो रही है। देखिए, यहाँ पे आप दोस्ती छोड़ने का कहेंगे ना, आपका बच्चा आपको बात बताना छोड़ देगा या वो मैसेजेस डिलीट कर देगा, राइट? आपने क्या करना है, आपने अपने बच्चे को बाउंड्री सेटिंग सिखानी है कि जब कोई तुम्हारे साथ इस तरह बात करे तो तुमने हाँ में हाँ नहीं मिलाना, तुमने उसके उसको बोलना है थैंक यू वेरी मच, मुझ पे तो हर कलर अच्छा लगता है, थैंक यू वेरी मच, मैं तो इस तरह भी अच्छी लगती हूँ, नहीं मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं जाके बात करूंगी, मैं जाके लीड करूंगी। तो आपने अपने बच्चे को सिखाना है कि अपने लिए स्टैंड कैसे यानी लेना है। अगर आप इसे आम जबान में कहें कि आपको दुर नहीं बनना है, ऐसा ही है, ऐसा ही। बहुत सारे आप देखेंगे ना आपकी सर्कल में अलग अलग लोग होते हैं, जो अब हम बड़े भी हो जाते हैं, कोई ऐसा होता है वो हर किसी के लिए डोर मैट बना होता है और फिर वो बेचारा हमेशा डोर मैट ही बना रहता है। और वो डेवलपमेंट इसी एज से होती है कि आप डोर मैट बनेंगे या अपने लिए स्टैंड लेना सीखेंगे, वो सारी चीज़ें आपकी इसी एज में डेवलप होना शुरू होती हैं। अगर इस एज में आपके अंदर ये हेल्दी तवाज़न आ गया कि मैंने लोगों का ख्याल किस एक्सटेंट तक करना है और इसके बाद जो है मेरी इज़्ज़त नफ्स आ रही है, थैंक यू वेरी मच, अब जो है मैं ऐसी हूँ और आई एम ओके विद दैट, बदतमीज़ी नहीं करनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बट ये वाला जो आपका कमेंट था इसको मैं अप्रिशिएट नहीं करती। तो आपका बच्चा अपने बेस्ट फ्रेंड को भी ये मैसेज कैसे देगा वो आपके सिखाने पर है, राइट? बिल्कुल, थैंक यू। अब नबीहा हैं जो स्टाफ रूम में आना चाहती हैं और आपसे बात करना चाहती हैं। जी नबीहा, नबीहा आओ। जी जी, कम इन। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा ये इशू है कि मेरा जो छोटा भाई है उसके जो है उससे ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं और मेरे मतलब स्टडीज़ में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं आते, मगर मेरा जो इंटरेस्ट है वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा है। तो उस वजह से जो मेरे पेरेंट्स और रिलेटिव्स फ्रेंड्स मुझे उससे कंपेयर करते हैं कि तुम्हारे उससे मतलब तुम उसके ज़्यादा अच्छे आते हैं, तुम्हारे उतने अच्छे नहीं आते, क्यों नहीं आते, तुम उससे उसके अच्छे लाओ और इस तरीके से। तो इस पर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जी। That's such a serious issue. ये जो competition, sibling competition आता है ना, Compare जो कर that's the worst thing for learning. बच्चा ऐसी अता गहराइयों में गिर जाता है ना कि वहाँ से फिर उसको उठाना बड़ा मुश्किल होता है। और ये सबसे बड़ा डैमेज घर पे ही हो रहा होता है। सैड बात ये है कि कोई बाहर से आके घर में इंटरवीन करके माँ बाप को कैसे बताए कि भाई ये काम ना करें।
हर अल्लाह ताला ने हर बच्चे को सेट ऑफ इंटेलिजेंस के साथ भेजा है। किसी की किसी एक एरिया में ज़्यादा है तो किसी की किसी और एरिया में ज़्यादा है। तो ये इस तरह कंपैरिजन करना, आप सारों के ही A+ ग्रेड आ जाए और सारे यूं कर लें। मुझे याद है मेरी छोटी वाली बहन वो मैथ्स में बहुत अच्छी होती थी और मेरी मैथ्स से जान जाती थी। तो एक दफ़ा अल्लाह बख्शे मेरे दादा ने कहा कि ठीक है, तुम अगर नहीं करोगी ना तो तुम्हारी छोटी बहन पास होगी, तुम फेल हो जाओगी, उसके साथ अगली क्लास में पढ़ना। ओह माय गॉड, दिस कमेंट वाज सो डिफ़िकल्ट। मैं घंटों रोई अकेले एक स्टोर रूम में ख़ुद को बंद करके कि यू नो मैं उसके साथ क्लास रिपीट कभी नहीं करूँगी। लेकिन बड़ा वक्त लगता है फिर ख़ुद को बना के उसमें से बाहर निकालें। बट इवेंचुअली आई स्टार्टेड हेटिंग मैथमेटिक्स। तो वो ट्रॉमास बन जाते हैं बच्चों के लिए। तो ये आके बोलते हैं कि ये जो है इसका मतलब स्पोर्ट्स में आगे कोई फ्यूचर नहीं है, इसको पढ़ाओ, इसका भाई इतना अच्छा पढ़ता है, ये नहीं करती। आपके सामने हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स की अचीवमेंट्स हैं ना, नेशनल हीरोज़, कितने नेशनल हीरोज़ हैं हमारे, और कितना अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त से नवाजा है। अब तो मेरा ख्याल है पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं होगा जो डिस्करेज करे एक बच्ची, और ख़ास तौर पे बच्चियों को स्पोर्ट्स में आगे आने के लिए कोई भी डिस्करेज करे। दैट्स द बेस्ट टाइम फॉर गर्ल्स टू शाइन आउट। प्लीज़ कैरी ऑन डूइंग दिस। और जो पेरेंट्स देख रहे हैं, प्लीज़ अगर आपकी बच्ची या बच्चा इंटरेस्टेड है स्पोर्ट्स में तो उसको खुदारा इंकरेज करें। हमें अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन्स की बहुत ज़रूरत है। मतलब नहीं, मैं तो माँ बाप से सिर्फ ये कहूँगी, अगर आपको जब कोई ऐसी नौकरी मिल जाती है जो आप उसको नौकरी समझ के कर रहे होते हैं कि ओह सुबह ऑफिस जाना है, हो शाम में, जब आपकी पसंद का काम नहीं होता, आप कैसे अपनी ज़िंदगी को रगड़ रहे होते हैं। उसी तरह सब्जेक्ट या एजुकेशन भी होती है। अगर आपको अपने पसंद का काम मिलता है तो आपके लिए रोज़ सुबह एक चैलेंज होता है कि आपके अपने, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो मेडिकल हो, किसी भी आप शोबे में होते हैं और वो आपका मनपसंद काम होता है तो आप उसके लिए बेहतर से बेहतर करते हैं और एक्सेल करते हैं उसके अंदर। उसी तरह वो बच्चे भी होते हैं। अगर वो बच्चे जो सब्जेक्ट उनको पसंद है, वो जो टीचर उनको पसंद होती हैं, वो उस सब्जेक्ट में पता नहीं क्या कुछ करने को लगे। अच्छा, मुझे याद है निदा, जब व्हेन आई वाज टीचिंग तो हमारा, मैं बॉयज़ स्कूल से चूँकि स्टार्ट किया था करियर, तो एक बच्चा था जो क्रिकेट में बहुत अच्छा था। तो मुझे उसकी स्पोर्ट्स टीचर ने आके कहा कि इसको प्लीज़ थोड़ा एडिशनल टाइम दे दिया करो, ये बहुत अच्छा है। तो ये थोड़ा सा अगर टेस्ट में अगर इसकी क्लास मिस भी करता है, कि एट टाइम्स टेस्ट मैचेस हो रहे होते थे, चीज़ें हो रही थी, उसके लिए पूरा दिन वो क्लास में नहीं आता था, वह ग्राउंड में होता था। तो उससे कहती थी प्लीज़ इसको एक्स्ट्रा टाइम दे दो, ये बहुत अच्छा है स्पोर्ट्स में। तो उस वक्त मेरे प्रोफेशन की भी एक कॉल होती थी कि हाँ, आई हैव टू हेल्प हिम बिकॉज वो वहाँ एक्सेल कर रहे हैं। तो ये टीचर्स के लिए भी मैसेज है कि प्लीज़ अगर आपके पास एक स्पोर्ट्स या काइनेटिकली इंटेलिजेंट बच्चा है तो उसको फॉर अ गुड कॉज सपोर्ट करें, थोड़ा सा अपना कीमती और वक्त एक और चीज़, अगर टीचर, जो बात आप कह रही हैं, अगर टीचर ये बात पेरेंट्स से करता है ना, बहुत सारे पेरेंट्स टीचर्स की बहुत सुनते हैं। हाँ। तो अगर वो टीचर भी उनको थोड़ा सा कन्विंस करे कि आपकी बेटी जो है ना, उसके अंदर पढ़ाई से ज़्यादा टैलेंट स्पोर्ट्स का है, वो उसमें एक्सेल कर सकती है, सो फिर भी पेरेंट्स की समझ में वो बात आती है। लेकिन अगर टीचर ही ये कह रही हो अपने बेटे को देखें और बेटी को देखें कि क्या हो रहा है, तो हमारे यहाँ के ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो मैंने कल्चर देखा है, टीचर्स की पेरेंट्स बहुत सुनते हैं, बहुत मानते हैं कि हाँ भाई टीचर ने कह दिया, रिस्पेक्ट भी बहुत है, नो डाउट। बिल्कुल। अच्छा, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ना अनकॉन्शियसली भी लोग जो है ना कंपेयर कर जाते हैं, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। मेरी बेटी ज़रा ज़्यादा इंटेलिजेंट थी उस वक्त और बेटा नहीं था इतना, उसको नहीं जल्दी समझ में आती थी चीज़ें। तो मैं ऐसी बेध्यानी में कंपेयर कर जाती थी कि भाई वो, अच्छा आपको इसके स्पेलिंग्स नहीं आ रहे और वो ज़ैना उससे 2 साल छोटी है, आप बताओ स्पेलिंग, उसने बिल्कुल सही स्पेलिंग बोल दिए। मुझे उस वक्त रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने ARY का ड्रामा ही किया, पिंजरा, उसके अंदर यही सब्जेक्ट था, बुलिंग। जब मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी और साथ साथ मैंने ड्रामा भी शूट कर रही थी, मैंने खुद ही फिर रियलाइज़ किया, मैंने कहा ये तो वही चीज़ लिखी हुई है इस ड्रामे में जो मैं कर रही हूँ अपने बच्चों के साथ। एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन आई रियलाइज़ कि मैं गलत कर रही हूँ, और मैंने फ़ौरन अपने आप को रुका, चेंज किया।
मैंने बच्चों को नहीं बताया, ऑब्वियसली वो छोटे थे कि मैंने मिस्टेक की है, लेकिन मैंने बेटे को ज़रा और ज़्यादा थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देखो यार, देना शुरू किया। हम माँ बनते तो हम अपनी अम्मा के पेट से तो सीख के नहीं आते ना, हम भी अपनी गलतियाँ करते हैं और फिर हम खुद रियलाइज़ करते हैं यहाँ हमने गड़बड़ की, यहाँ हम, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उन गलतियों को सही भी कर पाते हैं और हमने कोई ऐसी बड़ी मिस्टेक नहीं की जिससे हमारे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। सो आप भी कोई फरिश्ता नहीं है, आप माएँ हैं, इंसान हैं। अगर आपसे भी छोटी मोटी गलती हुई और आपके पास मार्जिन है कि आप उसको सही कर सकते हैं, तो अभी भी देर नहीं हुई। और इसीलिए हम ये प्रोग्राम आपके और लिए बच्चे कोई फैक्ट्री प्रोडक्ट थोड़ी हैं हाँ। कि एक ही सांचे में यूं ठक 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 करके निकल रहे हैं और एक जैसे निकल रहे हैं। Exactly. तो अल्लाह ताला की ये तो कुदरत है, वो उसने हर इंसान को एक इंडिविजुअल एक फ़र्द बनाया, एक मुनफरिद इंसान बनाया है। तो वो इनफरादियत जो है ना वो सेलिब्रेट, इसका मतलब जो सारी बातें हम तुम्हें समझा रहे हैं, तुम्हारी अम्मा को भेजो, उनको समझा हमें ज़रूरत है। इवेंचुअली उन तक पहुंच जाएंगी बातें। छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के दौरान हम यही अभी बात कर रहे थे, कौन सी टीचर हमें किन अल्फाजों में याद है, कौन सी टीचर हमें याद भी है या नहीं। बहुत सारी टीचर्स ने हमें पढ़ाया है, लेकिन कुछ ऐसी हरकत रही होंगी अच्छी या बुरी जिनकी वजह से हमने उनको याद रखा। और हमारी तरबियत में अम्मा अब्बा के अलावा टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं आप ज़िंदगी की कहेंगे, सोचेंगे कि आपने उस टीचर की वजह से सीखी, उसके इस रवैये की वजह से आपने सीखी। तो देखिए ना, बच्चे का सबसे पहला क्रश होता ही उसकी टीचर है। एग्जैक्टली। सो देखते हैं कि अगला स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम है। मुनम नाम है, अस्सलाम वालेकुम, आ जाए। हाँ भाई, कहाँ है, आ जाए, आ जाए। तुम्हारा एक तो तुम सबसे ज्यादा नाम तुम्हारा मुश्किल नाम मजे का नाम है मोनम, मैंने पहली दफा हाँ, सुना। मैंने भी पहली दफा सुना। मेरा जो मेन इशू है वो मेरी दोस्तियाँ यारियाँ बहुत रही है। अच्छा, इलाके की अलग, स्कूल के अलग, लेकिन दोस्ती यार स्वीट गुड। लेकिन मेरी जो कॉलेज के जो दोस्त हैं ना बहुत एडवांस हैं। वो स्मोकिंग करते हैं, वेपिंग करते हैं, और हमारे घर का माहौल हमेशा स्ट्रिक्ट रहा है। हमारे अब्बू ने कभी हमें हाथ लगाने नहीं दिया, जिन चीज़ों के पास हम जाते भी थे तो हमें डांटते हुए मारते हुए घर लाते थे। अब वो लोग, उन लोग के साथ मैं बैठता हूँ, सोशल बॉन्डिंग हो गई है और उनसे यार माइंडसेट भी मेरा अच्छा कनेक्ट हो जाता है। लेकिन फिर वो लोग स्मोकिंग वगैरह वेपिंग के लिए मुझे प्रेशर करते हैं कि आप पियो, लेकिन मैंने एक दफ़ा ट्राई भी की थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यानी वो आपको कहते हैं कि कूल बनोगे तभी जब उन जैसे रहोगे, है ना, और वहाँ फंस रहे हैं। साइन और ऑफ मुझे- मैनलीनेस। यस, मुझे सब, मैं, हमारे पेरेंट्स ने एक्सपेक्टेशन उनकी अच्छी खासी है, उनको डिसअपॉइंट करना ही नहीं चाहता मैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उनको, उनसे बॉन्डिंग भी अच्छी है, मैं उनसे दोस्ती भी नहीं तोड़ सकता, लेकिन मैं स्मोकिंग और वेपिंग वगैरह भी नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा इशू है जो इस बच्चे का इशू है, न जाने इस तरह कितने सारे बच्चों का इशू है। कैन आई? यस, ओके, पहले तो कुडोस टू यू, बहुत अच्छी बात है कि आप इसको एक प्रॉब्लम समझ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आपकी एज के जो होते हैं, टीनेजर्स जो आपकी एज के होते हैं, वो उसको प्रॉब्लम भी नहीं समझते। वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, स्मोकिंग करनी है, सो व्हाट, छुप के कर लेंगे, घर पे थोड़ी पता चलेगा, नो, वो शर्ट चेंज करके चले जाएंगे, कवर कर लेंगे, बाबा इस वक्त आते हैं, इस तरह कर लेंगे। उसको प्रॉब्लम भी नहीं समझते कि पीयर प्रेशर जो है वो आपको किस तरह अफेक्ट कर रहा है, राइट? तो आपने इसको प्रॉब्लम समझा क्योंकि आप पूरी तरह उनकी कंपनी में ढलना नहीं चाह रहे। इट्स अ गुड थिंग, राइट? यानी कि आपके जो पेरेंट्स ने आपके अंदर वैल्यूज़ डाले हैं वो हेल्दी है, Exactly. राइट? देखिए, आप डेफिनेटली, क्योंकि आप यंग हैं, आप ये तो नहीं मानेंगे कि उनको छोड़ दो। वही बात कि आप बेस्ट फ्रेंड्स को अलग नहीं कर सकती, या इस वक्त आप उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो आप 100% तो उनको नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगी, ठीक है? सारा जो गेम है ना वो एनर्जीज़ का है, किसकी एनर्जी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स के दिए हुए वैल्यूज़ आपके अंदर मजबूत हैं और आपकी एनर्जी पावरफुल है, तो आप अपनी एनर्जी की वजह से उन लोगों को थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, आप लोगों की बातों में आ जाते हैं, आप इजीली कन्विंस हो जाते हैं, तो थोड़ा सा डिस्टेंस इख्तियार करें, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 24/7 उनके साथ रहें और उनके जैसे ना हो। एक इंग्लिश में कहावत है ना, मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, यानी कि आपका जो माहौल है आप वैसे ही हो जाएंगे, आज नहीं तो कल, राइट? अगर आपको लगता है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं और आप उनकी ज़िंदगी को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं,
तो डेफिनेटली आप उन लोगों से वन ऑन वन इक्वेशन जो उनमें थोड़ा सा कम ड्रग्स में या स्मोकिंग में या कम चीज़ों में, उससे वन ऑन वन इक्वेशन डेवलप करो कि यार क्यों कर रहे हो, अभी से अपने लंग्स क्यों ख़राब कर रहे हो, ये चीज़ें क्यों करनी है, देखा मैं भागता हूँ तुम भागते हो, हमारी रनिंग में कितना फ़र्क है। तो अगर आपको लगता है आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप इस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो फिर आप उनसे कनेक्टेड रहें, वरना खुद की सेहत को, खुद की ज़िंदगी को, खुद के मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। मैं किसी आजकल तो बहुत मुफ्त का ज्ञान बंटता है ना यूट्यूब वगैरह पे या इंस्टा पे, तो मैं किसी मदर की बहुत प्यारी बात सुन रही थी, और जिसकी बात सुन के मुझे भी झटका लगा। कहने लगी कि आपके जो बच्चों के दोस्त हैं ना, वो ये बता रही थी कि उनका एक्सपीरियंस ये था कि वो अपने बच्चों के दोस्तों को, माओं की ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होती है, वो देखते थे कि कौन बच्चा ज़्यादा ईमान वाला है या बहुत अच्छे घरों से ताल्लुक़ रखता है। तो कहती थी कि मैं ज़बरदस्ती करके ना अपने बच्चों को, या मैं घुस के अपने बच्चों की दोस्तियाँ उधर करवाती थी, मैं उनको अपने घर बुलाती थी या मैं उनको लेके जाती थी चिपकू माँ होके, और उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरे बच्चों के इर्द गिर्द हमेशा अच्छी कंपनी रही, कि मैं उनको घर में तो अच्छी तालीम और तरबियत दे रही थी, मगर मुझसे ज़्यादा वो स्कूल में, यानी वो 8 घंटे जागते हुए स्कूल में होते थे या कॉलेज में होते थे, तो जाहिर है उनकी कंपनी बहुत मैटर कर रही थी। तो उस माँ की बात मेरे दिल को इतनी लगी कि वो इतनी ज़्यादा वो हो गई थी कि कहती मैं एक चिपकू माँ बन के उनको घर बुला रही होती थी, उनको गिफ्ट्स भेज रही होती थी ताकि मेरे बच्चों की दोस्ती उन बच्चों से हो। अच्छा, आपने जो प्रॉब्लम बताया ना मोने, में इसके 2 एस्पेक्ट्स जो मुझे समझ में आ रहे हैं। अगर मैं आपकी जगह होती तो परहैप्स सारा वक्त तो वो वेपिंग स्मोकिंग नहीं कर रहे होंगे ना, वो एक पर्टिकुलर उनसे बोलो कि भाई ये वाला जो टाइम है ना, इसमें मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकता, अदरवाइज वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, तो यू कैन होल्ड ऑन टू द फ्रेंडशिप बट यू आर नॉट पार्ट ऑफ स्मोकिंग। उनको हमारे घर में स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है एक चीज़, ये तो आपका 1-to-1 उनके साथ टैकलिंग है। अब रही बात उन बच्चों की, तो लाइक शी सेड कि अगर तो आप कर सकते हो उनको कन्विंस, तो अगर आप नहीं कर सकते तो एटलीस्ट टीचर को या किसी बड़े को कॉन्फिडेंस में लेके क्या उन बच्चों के पेरेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाए कि आपके बच्चे ये एक्टिविटीज़ करें विच इज़ नॉट रियली हेल्थी, ताकि अगर उन पेरेंट्स को नहीं पता कि उनके बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं, वेपिंग कर रहे हैं, बच्चे नहीं करते, आप टीचर हैं, देखिए नहीं कभी नहीं बताएंगे, हाँ कभी नहीं बताएंगे, बच्चे नहीं बताएं आप। आई डोंट नो इफ आई हैव बीन क्लियर इनफ, आप अपनी टीचर को बताएं ताकि वो उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें। लेकिन अगर उन बच्चों को पता चला कि इसने स्निच किया है तो इसका तो फिर नहीं, ये तो कैसे पता चलेगा? अरे छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि तुम स्निचर हो, तुमने स्निच किया है, तुमने मेरा छोटा बच्चा है, वो कहता है मैं नहीं बता सकता टीचर को, वो कहेंगी कि मैंने स्निच किया, सारे मेरे क्लास। देखिए ये वेपिंग और जो स्मोकिंग है ये सिर्फ इसको नहीं पता होगा, वो 50 और लोगों को पता होता है। ऐसी बात नहीं है स्मोकिंग और वेपिंग के वो सिर्फ मोनिम को पता होगा और बाकी क्लास के लड़कों को नहीं पता। आजकल तो इतनी सी कोई छींक भी मारते हो तो पूरी क्लास को पता होती है, थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग। कोई जो कुछ कर रहा है सबको सब पता है। तो अब वो वाली बात नहीं है, वो पुराने ज़मानों वाले मसले होते थे कि उसने शिकायत लगाई तो पता चला, अब तो सब पता चल जाता है। तो ये है कि उस डायरेक्शन से भी हम उसको अप्रोच कर सकते हैं, और आप अपनी बाउंड्रीज़ के साथ सिंसेयर रहें कि यार ये टाइम मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। स्मोकिंग वगैरह कर लो, फिर उसके बाद इकट्ठे बैठ के समोसे खाते हैं, गपशप लगाते हैं। दूसरी बात है दोस्तियाँ ना अलग अलग तरीक़ों से होती हैं। सिर्फ आप साथ बैठ के स्मोक करें या वेप करें या ड्रिंक करें उससे नहीं होती। कभी कभार आप दोस्तों के काम आते हैं ना, जब वो मुश्किल वक्त में फंसे हुए होते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो या कुछ, दोस्तियाँ उस तरह भी होती है। मेरा बच्चा यहाँ नहीं पढ़ता, पाकिस्तान से बाहर है, और ज़ाहिर है हमने उसको वो वैल्यूज़ दी हैं। सो वो दोस्तों में बहुत मशहूर है इसलिए क्योंकि वो काइंड है, वो सबकी हेल्प करता है। कोई उसने मुझे बताया है इर्द गिर्द, ज़ाहिर है अगर आप बाहर वेस्टर्न कल्चर में पढ़ते हैं तो वहाँ लोग ड्रिंक भी करते हैं, स्मोक भी करते हैं, और उस माहौल में अपने आप को बचाना तो वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग देनी ही पड़ती हैं। मगर उसकी दोस्तियाँ इसलिए हैं क्योंकि वो काइंड है सबके साथ, वो हेल्प करता है, चाहे पढ़ाई में हो, किसी को और कोई और हेल्प चाहिए, शिफ्टिंग करा दी या कोई और इस तरह की, आप उस तरह भी दोस्त अच्छे बना सकते हैं। वो आपको यही कहेंगे कि ये हमारे साथ बुरे चीज़ों में तो नहीं है, लेकिन हमारे बुरे वक्त में हमारे काम आता है। सो वो आपको चूज़ करना है, जैसे कि इन्होंने कहा कि आपने उनके साथ किस वक्त पे रहना है। और
मैं तो इतनी सारी चीज़ें देखती हूँ कि आप ये वक्त आपका है जब आप पार्टी भी कर सकते हैं, जब आप गंदी चीज़ों में भी पड़ सकते हैं और आपको लगता है कि आप इंजॉय करें, और यही वो टाइम है जब आप कुछ बन सकते हैं। जब दुनिया इधर उधर गंद घोल रही होगी और आप अच्छी सिमत में जाएंगे तो आप कुछ बनेंगे। यही वो टाइम है, बहुत प्रेशियस टाइम है आपके पास ही। So stay focused, don't worry about that. आप अपनी फसील जो है ना, अपनी बाउंड्री उसको पक्का रखें। हाँ, ऐसा नहीं है, देखो हम लोग भी इसी फील्ड में काम करते हैं, इस फील्ड में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। सो हम वही वाली बात है, आपके इर्द गिर्द जो आप फिल्टर करते हैं लोग, जो आपको लगता है कि अच्छे लोग हैं, आप उनके साथ उठते बैठते हैं, तो आपको फिल्टर करना पड़ता है ज़िंदगी में, है ना। नेक्स्ट बच्चे की तरफ। ऑल द बेस्ट मोनम। ना, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह मियाँ तुम्हें सही राह पे रखे। इंशाल्लाह। जी उमामा आ जाएं प्लीज़, आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा मसला ये है कि मैं जो है वो थोड़ी सी मेरी जो फैमिली है ना वो थोड़ी सी कंजर्वेटिव है, और मैं हमेशा से अपनी स्कूल टाइम में भी और अब कॉलेज में भी हाईएस्ट अचीवर रही हूँ। लेकिन मेरी फैमिली में हमेशा से ये रिवाज रहा है कि जल्दी शादी कर देनी चाहिए मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद। लेकिन मुझे भी शादी भी नहीं करनी, और मैंने मतलब बहुत कुछ सोचा हुआ है अपने फ्यूचर के बारे में, पढ़ना भी चाहती हूँ, कुछ गोल्स हैं वो अचीव करना चाहती हूँ। मैंने अपनी अम्मी से भी ये बात डिस्कस की थी, लेकिन वो नहीं बोल सकती घर के दादी वगैरह के आगे। और जो है मैं अब मतलब ये बात अपनी दोस्तों से भी डिस्कस नहीं कर सकती। उसके अलावा अब वो रिश्ते भी ढूंढ रहे हैं और वो इंगेजमेंट के लिए ढूंढ रहे हैं रिश्ते, लेकिन मैं अभी मतलब उन चीज़ों में अभी वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, फिर एक्सपेक्टेशंस भी आपसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये प्रॉब्लम को किस तरीके से फेस करूं, क्योंकि मतलब मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन वो मना कर रहे हैं अभी पढ़ने के लिए आगे। ये तो आई थिंक एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो हमारे यहाँ की लड़कियाँ स्पेशली फेस करती हैं, मगर आई थिंक यू विल बी द राइट पर्सन टू आंसर दिस। ओके, मुझे बताएगा आपके घर में आपकी पढ़ाई को लेकर कौन सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है एज एन एडल्ट? कौन बड़ा है जो आपकी पढ़ाई में खुश होता है, आपके अच्छे ग्रेड्स पे खुश होता है? सबसे ज़्यादा कौन? अम्मी खुश होती हैं, लेकिन बस वही है कि वो घर के उसमें बोल नहीं सकती काफ़ी मामलात में। यानी कि आप फर्स्ट पर्सन हैं जो पढ़ाई को एज अ लड़की सीरियसली ले रही हैं अपने ख़ानदान में। और बहन भाइयों में सबसे बड़ी हैं। हाँ, इसे हम कहते हैं जनरेशनल ट्रॉमा ब्रेकर, यानी कि आप जो वो पहले पर्सन हैं जो आपके ख़ानदान का एक नॉर्म है, आप उससे कुछ मुख्तलिफ करना चाह रहे हैं, बेहतर करना चाह रहे हैं। सॉरी, आपका नाम? उमामा। उमामा, देखिए रेजिस्टेंस तो आपको फेस होगी, ठीक है, आपने चूज़ करना है। एंड आई नो इट्स नॉट फेयर क्योंकि आप बहुत यंग हैं इन सारे मसलों को डील करने के लिए, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी की रियलिटी है, राइट। आपने चूज़ करना है कि आप अपनी एजुकेशन के लिए किस हद तक फैमिली की रेजिस्टेंस को बर्दाश्त कर सकती हैं। देखें, दोनों चीज़ें एक साथ आपको नहीं मिलेगी, आपकी एजुकेशनल सक्सेस और घर वालों का अप्रूवल साथ साथ नहीं मिलेगा। इस वक्त आपने एक चीज़ चूज़ करनी है, और पहले आप फैमिली में ढूंढें कि डिसीजन मेकर कौन है। दादी हैं, आपके वालिद हैं, किनकी से सबसे ज़्यादा चलती है, राइट। और अभी तो वो रिश्ता ढूंढ रहे हैं, चीज़ें होंगी, आगे बात होगी। आप अपनी कनेक्टिविटी जो डिसीजन मेकर है उसके साथ बनाना शुरू कर दें, आप उनसे क्लोज़ होना शुरू कर दें। आप उनको ये अपने ग्रेड्स दिखाना, अपनी टीचर्स का फीडबैक दिखाना, वो जो आपके बारे में कहती हैं कि ये तो बड़ी लायक बच्ची है, ये तो ये भी बन सकती है, तो ये भी बन सकती है, वो सारी चीज़ें हल्की हल्की वो मैसेजेस दिखाना शुरू कर दें, ताकि उनको समझ आए कि आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हो। देखिए, पेरेंट्स का जो एक कंसर्न होता है ना, वो होता है सेफ्टी, वो प्रोटेक्शन। वो समझते हैं कि ठीक है, जल्दी शादी हो जाएगी, अपने घर की हो जाएगी, महफूज हो जाएगी, राइट। नीलम, अक्सर ये देखो हमारे कल्चर में होता भी है कि छोटी उम्र की लड़कियों की आराम से रिश्ते आ जाते हैं, और लोग ढूंढ भी रहे होते हैं बहुएं, तो वो एक यंग एज, इसलिए पेरेंट्स कभी कभार घबराते हैं कि भाई एक सर्टेन टाइम पर शादी हो जाए पढ़ाई के लिए या जॉब या करियर के लिए, हम इसको बिठाए ना रखें। तो इसलिए थोड़ा आम लोगों के दिलों में ये डर होता है पेरेंट्स के। और फिर जो मुल्क की हालात हैं, जो चीज़ें हो जाती हैं, उससे इतना डरे हुए होते हैं, वो कहते हैं भाई जल्दी से अपने घर की हो जाए। बहुत सारी लड़कियां के करियर सेटल्ड होते हैं, एजुकेशन में भी वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर उनको सही रिश्ते नहीं मिल रहे होते, ऐसा भी होता है। बिल्कुल। अच्छा, मगर ऐसा भी होता है कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो शादी के बाद भी पढ़ती हैं, बच्चों के बाद भी पढ़ती हैं, अपना करियर बनाती हैं,
लेकिन हाँ, बहुत ये मुश्किल होता है बहुत सुनीता। मुश्किल है, आई नो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अल्लाह मियाँ ने औरतों में वो सलाहियत डाली है, वो मल्टीटास्किंग दी है कि वो कर सकती है, बिकॉज वो इतनी स्ट्रांग है। बट सुनीता वो तभी पॉसिबल होगा जब उसके इन लॉज माने। हाँ, तो मैं वही उसी बात पे आना चाह रही हूँ कि आप शादी से पहले हस्बैंड से होने वाले हस्बैंड से आपकी एक मुलाकात तो होती ही होती है। अब वो ज़माना नहीं रहा कि बस शादी कर दो। आप उससे ज़रूर ये बात करें कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं अपना करियर बिल्ड करना चाहती और कभी कभार ससुराल वालों को बहुत शौक होता है कि पढ़ी लिखी बहू हो हमारी। हूँ। बिल्कुल। कभी कभार उनको बहुत शौक होता है और फिर वो ही ज़्यादा पढ़ने देते हैं, लेकिन आपका नसीब है। लेकिन लड़की के घर वाले भी ये शर्त रख सकते हैं कि हाँ हम कर देते हैं या निकाह कर देते हैं या ऐसे है ये आपकी जो भी फर्दर स्टडी प्रोग्राम है, आप मास्टर्स करना चाह रही हो, बैचलर्स करना चाह रही हो, ये कर ले तो फिर उसके बाद हम रुखसती कर देंगे। और ये आप ये बीच में एक ब्रिज रख सकती हो कि हाँ ठीक है मैं राज़ी हो जाऊंगी, आप मेरी बात अगर तय करना चाहते हैं और आप लोगों की मर्जी है, लेकिन मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद रुखसती करूंगी, कुछ ऐसा। या तो फिर एग्जैक्टली देखिए, अगर आपने ना कह दिया ना मुझे शादी नहीं करनी है जब तक मेरी ये डिग्री कंप्लीट नहीं होगी, तो आपके ऊपर प्रेशर बहुत आएगा, जाहिर है, क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये क्या कह रही है, राइट? तो वो बिल्कुल भी आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। लेकिन बीच का रास्ता निकालना, और अगेन लड़कियों में इमोशनली इंटेलिजेंट होने की सलाहियत भी होती है, वो बैलेंस करके बात कर सकती हैं कि आप बिल्कुल मेरा रिश्ता करें या शादी भी कर दें, कम अज़ कम ऐसे घर में जिनको मेरी एजुकेशन से प्रॉब्लम ना हो, राइट? तो आप कम अज़ कम अपनी फैमिली को ये कह सकती हैं कि कोई पढ़ा लिखा घराना हो या जिनको मेरे बारे में ये एक चीज़ पता हो और उसको निहारे भी, उसको अप्रिशिएट भी करें, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? तो आप ये एक कंडीशन या एक रिक्वेस्ट कंडीशन रखेंगी ना, अगेन बड़े रेजिस्ट करेंगे, आप कहेंगे नहीं मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं चाहती हूँ ये एक चीज़ मैं अपनी ज़िंदगी के लिए चाहती हूँ। अच्छा, अगर वो नहीं माने फिर इनको क्या करना है? सब्र, ठीक है, पहली चीज़ सब्र, ठीक है। अब क्योंकि ज़ाहिर है आप पेरेंट्स के अगेंस्ट या सबके अगेंस्ट कितना जाएंगे। और फिर सेकंड पार्ट ये होगा कि आपकी जहाँ पर बात तय होती है, जिससे आपकी कनेक्टिविटी होती है, रिश्ता पक्का होता है, आप उनसे ये बात शेयर करें। देखें, जब शादी के रिश्ते में दो लोग कनेक्ट कर रहे होते हैं किसी भी वजह से, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि शुरू से एक अपर हैंड हो या कोई डोमिनेटिंग हो, राइट? आपकी फैमिली कोई एक अच्छी फैमिली ढूंढेगी, लविंग फैमिली ढूंढेगी। तो आपका आपके फियांसी या पार्टनर होते हैं, आप उनसे किस तरीके की कनेक्टिविटी करते हो और किस तरीके से उनको कहते हो कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी। आप मना करेंगे तो मैं कुछ कर तो नहीं सकती, लेकिन मैं शायद एज अ पर्सन खुश ना रहूँ, क्योंकि मेरे अंदर ये वाली चीज़ रह जाएगी कि यार मैं कर सकती थी और मैं नहीं कर पाई, तो शायद मेरी ये ज़िंदगी भर का रिग्रेट रह जाएगा। लेकिन आजकल मैं पेरेंट्स को कहूँगी, हम तो ये इसको ही समझा रहे हैं, पेरेंट्स को कहूँगी कि ख़ास तौर पे बेटियों को पढ़ा लिखा के उनके पैरों पे खड़ी हो जाएं, फिर उनकी शादियाँ करें, क्योंकि आजकल हालात का तो कुछ पता ही नहीं, कैसे घर में जाएंगी, सारी उम्र अल्लाह ना करे कोई गलत फैसला हो गया, माँ बाप से भी गलत फैसला हो सकता है, जिसके घर शादी होके गई हैं वो लोग इस काबिल ना हो कि आप उनको अपनी बेटी दें। या फिर फ्यूचर में माली हालात चेंज हो सकता है ना, कम अज़ कम एक स्किल हो। देखें, वो चाहे ना कि आपसे काम करवाएं, लेकिन अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कपल्स अब बाहर मूव कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी वहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई डिग्री है, तो पार्टनर को भी हेल्प करेगा ना, ज़रूरत पड़ने पर ये चीज़ काम आ सकती है। अच्छा, और ये अभी आपने कहा कि अगर ना माने तो, और अगर शादी हो भी जाती है ना, तो बेटा एज के साथ एजुकेशन कंडीशन नहीं होती। आप किसी भी एज पे किसी भी टाइम पे अपनी स्टडी के लिए दोबारा एनरोल कर सकती हैं अपने आप को और आगे पढ़ सकती हैं। मैंने 2 प्रोफेशनल कोर्सेज 3 बच्चों की प्रेजेंस में किए थे। मेरी छोटी बेटी वाज जस्ट 4 मंथ्स और मैं अपनी असाइनमेंट लिखती थी, वो रात को सब बच्चों को सुला के फिर रात को मैं बैठ के अपनी बुक्स पढ़ रही होती थी, असाइनमेंट लिख रही थी, नींद भी आ रही होती थी। और वो बहुत तकलीफ़ का टाइम था, लेकिन मुझे अब अपने ऊपर बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि इतनी सारी जिम्मेदारियाँ। आपकी शादी जल्दी हो गई थी? बिल्कुल, मैं तो मास्टर्स का लास्ट पेपर देकर आई थी तो शादी हो गई थी साथ ही महीने भर में। तो कहने का मकसद है कि ज़रूरी नहीं है कि आप अभी पढ़ सकती हैं और बाद में नहीं पढ़ सकती हैं। शादी हो भी जाती है तो डोंट गिव अप दिस होप। लेकिन इसको डिले भी नहीं करना चाहिए। मैं सारी बच्चों को ये कहूँगी, आजकल बच्चों ने बहुत सोचा है हम तो 30s के बाद करेंगे, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है, ऑब्वियसली माँ बनने का एक टाइम होता है। अगर वो सब चीज़ें साथ साथ हो जाती हैं तो आपकी एक परफेक्ट लाइफ होती है माशाल्लाह। तो इसलिए बहुत ज़्यादा देर भी नहीं करें, करियर बनाते बनाते 30s कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं, आपको पता होगा कि 34 के बाद अगर आप माँ बनने की कोशिश करते हैं तो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, फिर वो सारी चीज़ें पूरी नहीं हो पाती। तो आजकल तो खैर मेडिकली बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं,
देखो मैं ऑन स्क्रीन नहीं बात कर रही, हैं तो बहुत सारी चीज़ें, मगर फिर भी हर चीज़ का एक टाइम है और सबको बैलेंस लेके चलें तो बेहतरी होगी। छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज स्टाफ रूम में कुछ बड़ी ही पते की बातें पता चल रही हैं। क्या स्टाफ रूम में कुछ ऐसी ही बातें होती हैं? आपको तो बड़ा पता कुछ होगा। होता है, नहीं नेगेटिव भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं, बहुत खिचड़ी पकती है। So, आप लोग अपनी बातें कर रहे होते हैं या स्टूडेंट्स की भी बातें होती अपनी हैं? भी हो रही होती हैं। अच्छा तुम्हारी देवर की शादी हो रही है, फिर क्या कपड़े बना रही हो? बिकॉज यू नीड टू अनवाइंड। अभी आप एक टफ लेसन पढ़ा के आए हैं तो आपको कुछ थोड़ा सा अनवाइंड भी करना होता है। बहुत अच्छा सूट पहना तुमने, ये कहाँ से लिया है? ये भी चल रहा होता है। तो यू नो 100 तरह की बातें जो वो चल रही होती हैं। तो देखते हैं जी नेक्स्ट। अली आ जाओ अंदर। मैं कम इन। हाँ जो आ जाओ हाँ जाओ। अली दरवाज़ा ही खोल के आ गए, मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ, तुम्हारी बातें किसी को सुनाई ना दे। मैम एक्चुअली मेरा इशू ये है कि मैं एक तो बहुत परेशान है लगा हूँ, उसकी वजह से डिमोटिवेटेड भी हो चुका हूँ पढ़ाई में, क्योंकि मेरे फादर और जो फादर के रिलेटिव्स हैं वो सारे डॉक्टर हैं ऑलमोस्ट हैं। तो मेरे फादर जो है ना मुझे फोर्सली करते हैं कि वो मुझे डॉक्टर बनाएं, तो मैं काफ़ी परेशान हूँ और इसलिए डिमोटिवेटेड रहने लगा। आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते? मेरा इसका अपोजिट है इंटरेस्ट, मेरा कंप्यूटर की फील्ड में इंटरेस्ट है। हाँ तो वो भी तो बहुत भी अच्छी तो है साइंस है, आजकल। कंप्यूटर साइंस। वो पेरेंट्स को समझाना ना यार वैसे की सबसे मुश्किल काम। कितनी जनरल प्रॉब्लम है। हमारे खानदान में डॉक्टर ही डॉक्टर हैं, तो तुम्हें भी वही बनना पड़ेगा। निदा, अगर मैं दिल से एक बात कहूँ तो बहुत क्लाइंट्स हैं हु आर डॉक्टर्स और वो थेरेपी में आ रहे हैं बिकॉज वो डिप्रेस्ड है। अनहैप्पी डॉक्टर जो है दैट कैन बी द वर्स्ट थिंग फॉर योर लाइफ। देखिए मेडिकल एक ऐसा प्रोफेशन है जो कभी ख़त्म नहीं होता, इसका कोई एंड नहीं है। आप अपनी रेजिडेंसी भी कर लेंगे, उसके बाद भी आपको पेपर्स देने, ये पूरी ज़िंदगी रहता है। और अगर ये वैसे ही बड़ा मुश्किल फ़ैसला है, मेडिसिन को पढ़ना, मेडिसिन को प्रैक्टिस करना और उन पेशेंट्स को देखना, उसका स्ट्रेस, ना कोई वर्क लाइफ बैलेंस। और अगर कोई शख्स ये मजबूरी में या ये प्रेशर में लेगा तो उसकी तो कोपिंग में तबाह बर्बाद होना है, राइट? तो पेरेंट्स से मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एज ए थेरेपिस्ट, अपने बच्चों पे जुल्म ना करें, इनके ऊपर मेडिसिन जैसी चीज़ थोपें ना। अगर उनका खुद एक इंटरेस्ट है, वो काम करना चाह रहे हैं, उनका वो थियोरी में उनका मिजाज पैशन है, डॉक्टर बनना बचपन से जिसका शौक होता है ना, उसका शौक होता है। शौक भी है, ग्रेड्स भी आ रहे हैं, वो थ्योरी में भी अच्छे हैं, उनकी जो रोट मेमोरी है वो भी अच्छी है, वो साइंस में अच्छे हैं। जब ये सारी चीज़ें मैच हो रही हैं तब भी आप अपने बच्चों को प्लीज़ कहें कि देख के डिसीजन लेना, क्योंकि आप दूसरों की ज़िंदगियों के साथ इन्वॉल्व हो। Exactly. और हम सब ने एक्सपीरियंस किए हैं वो डॉक्टर्स जो कि बड़े अच्छे डॉक्टर्स नहीं थे, या सबके बैड एक्सपीरियंसेस विद डॉक्टर्स रहते हैं, राइट? तो जब कोई उनकी वजह से दूसरों को नुकसान हुआ, खराब ऑपरेशन कर दिया, मतलब लाइक कितने सारे हमने हॉस्पिटल्स में देखे हैं, गलतियां डॉक्टरों से हुई हैं। इंसान हैं वो, फरिश्ते नहीं है, मगर पता चल जाता है। नेगेटिविटी के तौर पे इस चीज़ को चूज़ कर रहे हैं और उसके साथ साथ 5 साल हैं, और 5 साल वो जो आपकी शख्सियत के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट साल है। देखिए इनके साथ होगा क्या, अगर ये प्रेशर में, क्योंकि ख़ानदान का प्रेशर इज़ वेरी यंग राइट नाउ, ये कितना ही अपोज करेंगे, प्यार से मना करेंगे, फिर मना करेंगे। और अगर पढ़ाई में अच्छे हैं तो पेरेंट्स, और तुम्हारे तो ग्रेड्स भी आ रहे हैं, तुम तो A+ भी आ रहे हो, क्यों नहीं करना, अब तो तुम करो ही करो। तो ये ज़बरदस्ती कर तो लेंगे, लेकिन शायद 5 साल तक इनके ग्रेड्स बाकी क्लास फेलोज़ को कंपेयर करें तो कम आए। जो बच्चा ऑलरेडी पढ़ाई में बड़ा अच्छा था, जिसका एप्टीट्यूड अच्छा था, स्कूल तक, कॉलेज तक, मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाके उसके ग्रेड्स ड्रॉप होंगे, और उसके अंदर ये एहसास कमतरी आ जाएगी कि यार मैं तो लायक ही नहीं हूँ, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मैं ये कैसे पास करूँगा। क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स भी तो बहुत होते हैं, और जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा 10-10, 12-12 घंटे पढ़ने में, तब तक आप डॉक्टर जो है वो एक डिसेंट लेवल के डॉक्टर भी आप नहीं बन सकते। मेरी मतलब लाइक मेरे जानने वाले एक हैं, उनके पेरेंट्स ने कहा कि भाई हमें तो हमारे तो ख़ानदान में सब इंजीनियर्स हैं, तो तुम्हें भी इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। उस लड़के को कहा, वो लड़का मार्केटिंग पढ़ना चाहता था, उसको लगता था कि ये स्किल उसके लिए। उसने माँ बाप को खुश करने के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री ली, और उसके बाद उससे कहा मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा, मैंने डिग्री ले ली, ये ले डिग्री, नंबर भी अच्छे आ गए। उसके बाद उसने प्रोफेशनली वो मार्केटिंग की फील्ड में गया और वो बहुत अच्छे ओहदे पर फायज हो गया। मगर उसने फिर एक अपने अम्मा अब्बा से उसने
अपना कैथारसिस किया कि आप लोगों की वजह से मैं बहुत सारे लोगों से पीछे रह गया। Exactly. वक्त लग गया ना? हाँ, मुझे वक्त लगा यहाँ तक पहुँचने में। अगर आप मुझे मार्केटिंग पढ़ने देते तो जो जहाँ मैं अभी पहुँचा हूँ यहाँ मैं कब का पहुँच चुका हूँ। तो उसकी ज़िंदगी के साल तो ज़ाया हुए ना, वो उसको चीज़ दोबारा से सीखनी पड़ी सब। और वो गुस्सा रहेगा, पेरेंट्स के लिए वो गुस्सा रहेगा। देखिए इनके पेरेंट्स से, और ऐसे जो बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को एक सिक्योर फ्यूचर देना चाह रहे हैं, उनसे मेरा ये सवाल है कि क्या आप एक कामयाब औलाद चाहते हैं या खुश औलाद चाहते हैं? देखिए वो कामयाब हो जाएगा, वो जैसे तैसे करके आपने एडमिशन भी करा दिया क्योंकि आपकी सोर्सेज होंगी, आपने वो कर दिया, लेकिन वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। अच्छा नीलम, एक और बहुत जो पेरेंट्स भी बड़ा कशमकश का शिकार होते हैं वो ये होते हैं, अक्सर इतने यंग बच्चे ना अपने दोस्त को देखते हैं, अगर वो दोस्त जा रहा है उस कॉलेज में, वो ये सब्जेक्ट ले रहा है तो मैं भी वो लूँगा। कभी कभार बच्चों को खुद भी नहीं पता होता कि उन्होंने करना क्या है। वो ये देखते हैं हमारा जो ग्रुप है दोस्तों का, भाई वो फलाने कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा है और वो ये सब्जेक्ट चूज कर रहा है, तो बच्चे उधर ही चल पड़ते हैं। तो माँ बाप अक्सर ये सोचते हैं कि उनके बच्चों को तो अभी पता ही नहीं है कि वो उनको ज़िंदगी में करना क्या है, तो फिर वहाँ क्या करें माँ बाप? देखें पहले तो क्योंकि आप उस औलाद के पेरेंट्स हैं, आप जितना अच्छा उनको जानते हैं कोई नहीं जानता, लेकिन मसला ये होता है कि पेरेंट्स जो है ना वो ज़्यादातर अपनी औलाद को पेरेंट के बजाय ख़ुद को पेरेंट कर रहे होते हैं। यानी कि हमारे साथ हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली हैं, हम ज़बरदस्ती बच्चों को वो देना चाह रहे होते हैं। अगर हमें हॉर्स राइडिंग की या चीज़ों की हमारे पास वो ऑप्शंस नहीं, तो हम चाहते हैं हमारे बच्चे सारी चीज़ों में जाएं। बच्चा कहते मुझे करना ही नहीं है, मुझे तो आर्ट वही कर रही थी, वो बच्चे के थ्रू कर। एग्जैक्टली, वो बच्चा कहता भाई मुझे ना शौक है ना मैं कर सकता मैं हूँ, डॉक्टर नहीं बन पाया लेकिन मैं चाहता हूँ तुम बनो, मैंने इतना कमा लिया है या ये वाली चीज़ कर लिए, तो प्लीज़ इस चीज़ से बाहर आ जाएं। आपका बच्चा वो कर तो देगा लेकिन वो खुशी से नहीं करेगा, राइट? तो प्लीज़ उससे थोड़ा सा इजी हो जाए। दूसरी चीज़, बच्चे जो हैं अब बाशऊर होने लगे हैं और अर्ली होने लगे हैं, राइट? जिस एज में हमें अकल आने लगी थी कि मैं किस वजह से क्यों कर रहा हूँ, अब बच्चे जो हैं उनको अपने बारे में अवेयरनेस जल्दी आने लगी है, तो उनको थोड़ी सी रिस्पेक्ट दें। अगर वो अपने फ्रेंड्स की वजह से भी किसी यूनिवर्सिटी में ले रहा है या कुछ कर उनके पीछे भी जा रहा है, देखें वो इस एज की नीड है, आप उसको फ्रेंड से डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। अब जाने दें, लेकिन कंडीशंस रखें कि अगर तुम्हारी 3.5 या 3.4 से कम जीपीए आई तो हम तुम्हारे करियर डिसीजन को रीवैल्यूएट करेंगे। चलो साल लगेगा ना, 6 महीने लगेंगे, उसको करने दें और साथ में कुछ कंडीशंस अटैच करके करें कि अगर परफॉर्मेंस गिरी या ये वाली चीज़ हुई तो फिर जो है हम दोबारा इसके बारे में बात करेंगे। देखें जब आप कोई इतना बड़ा अहम फैसला कर रहे होते हैं, वो डिक्टेटरशिप के तहत नहीं हो सकता है, वो म्यूचुअली होगा। ये कैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें? ओके, हाउ ओल्ड आर यू? 16, ठीक है, फेयर इनफ एज। देखिए आपने जो है सबसे पहले पैरेलल ऑप्शंस देना है, ठीक है? आपके पेरेंट्स क्यों चाह रहे हैं डॉक्टर बनें? क्योंकि आई थिंक उनके पास वो आपका लॉन्चिंग पैड होगा, कह रहे हैं कि हमारे पास वो हॉस्पिटल भी है या क्लिनिक भी है। बहुत सारे पेरेंट्स को अवेयरनेस भी नहीं है कि जो नई और जॉब्स निकल कर आई हैं उनकी कितनी वो है, मतलब सिक्योरिटी और वैल्यू कितनी है उनके बच्चे के लिए। अक्सर तो बच्चे जो हैं वो अब मेडिसिन के बाद MBA कर रहे हैं और वो मैनेजमेंट की तरफ भी जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें, वो ऑप्शंस आ रहे हैं। देखिए पहले तो आप अगेन आपके अगर फादर ज़्यादा चाह रहे हैं, जो भी आपके ऊपर ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है, 1-on-1 उनसे आपने रीज़नेबल तरीके से टॉक करनी है, ठीक है? जिस तरह हम एक नेगोशिएट करते हैं ना, कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो हम कितना रीज़नेबल उनसे बात करते हैं, उस तरीके से। वो क्यों चाहते हैं हम डॉक्टर बने, राइट? पहले आप उनसे ये पूछेंगे, वो कहेंगे क्योंकि तुम काबिल हो, क्योंकि हमारे पास हम सब डॉक्टर्स हैं, मेरी इमेज रहेगी, ये चीज़ें रहेंगी। उनका जो जवाब आएगा ना, आपका आंसर उसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अगर वो कहेंगे नहीं मैं सबको क्या बताऊँगा कि मेरा बेटा डॉक्टर क्यों नहीं बना, क्योंकि मैं तो खुद, हमारे ख़ानदान में सब हैं, तो आप उनसे कहेंगे ठीक है सबको बताना ज़्यादा ज़रूरी है या मेरे वो सारे साल लगेंगे जो मैं पढ़ रहा हूँगा और जो मैं नाखुश होऊंगा और जो मैं फ्रस्ट्रेट होऊंगा, व्हाट वुड यू रादर हैव, राइट? आप अपने फादर से ये पूछेंगे। और कभी अगर हम खुद नहीं बता पाएँ तो बहुत सारे स्टूडेंट काउंसलर्स भी हैं जिनके पास, अगर फॉर एग्जांपल आपने अपनी अम्मा को पटा लिया तो वो आपके अब्बा को उस स्टूडेंट काउंसलर के पास ले जा सकती हैं ताकि वो उनको प्रोफेशनली समझा सके उन्हीं की ज़बान में। कभी कभार बच्चे उस लेवल तक पहुंच नहीं पाते, बिल्कुल ऐसा, और इसलिए जो है वो अपने माँ बाप को कन्विंस नहीं कर पाते कि हर किसी के अंदर कन्विंसिंग पावर अच्छी है भी नहीं। सो कभी कभार आपके जो एक बड़े कज़न होते हैं, बड़े भाई जो कि बड़े माने हुए होते हैं, अब्बा उनको बड़ा मानते हैं, भले वो डॉक्टर भी हों, लेकिन अगर आप
उन तक ये बात मीडिएटर पहुंचाए। आप Yes, बीच में एक exactly. मीडिएटर रख सकते हैं डेफिनेटली, जो बीच में कम्युनिकेट करे। अगेन वो डॉक्टर होंगे तो अब्बा आपके जो है वो उनकी बात ज़्यादा समझेंगे भी, उसको एक्सेप्ट भी करेंगे। और देखिए जो आप पैरेलल प्रोफेशन चूज़ करना चाह रहे हैं ना, आप उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करना शुरू कर दें, ठीक है, कि उसकी स्पेशलाइजेशन क्या है। आपने कहा कंप्यूटर्स में जाना चाह रहे हैं, कंप्यूटर्स भी अब एक पूरी दुनिया बन चुकी है। Exactly. कंप्यूटर्स में आप क्या करना चाह रहे हैं, स्पेसिफिकली क्या करना चाह रहे हैं, उसकी क्या फ्यूचर है, उसकी कितनी क्या सिक्योरिटी value है, हाँ। उसकी उसके प्रोफेशनल रिवॉर्ड्स क्या हैं। जब आपके फादर को ये समझ आएगा ना, तो वो थोड़ा हल्के हल्के जो है वो ओपन अप होना शुरू। क्योंकि उन्होंने जब से आप पैदा हुए तब से उन्होंने सोचा हुआ था 16 साल से कि मैंने इसको डॉक्टर बनाना है। तो अब उनको तोड़ने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। बिल्कुल, और अभी पर आप वैसे भी यार मैट्रिक में इन लोगों हैं। का अपना हक भी है ना जिंदगी ऐसा पे ही है, बच्चों ऐसा ही है। में। हमारी आप मिल्कियत नहीं है बच्चे। दैट्स द थिंग, अगर पेरेंट्स ये बात समझ जाएं तो बहुत सारे मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। अभी अब मैट्रिक में अभी 2 साल और हैं, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, लड़े नहीं, झगड़े नहीं, अवॉइडेंस में ना चले जाएं कि बात ही नहीं करे, उससे ये मसला हल नहीं। और अक्सर ये भी होता है कि बच्चों का खुद ही माइंड चेंज हो जाता है कि अब मैंने ये नहीं और ये करना है। कच्चा दिमाग होता है ना इस वक्त जाहिर। थैंक यू सो मच आप तीनों का, बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला एज पेरेंट मुझे भी, और वहाँ बैठी माओ को और बच्चों को भी। सो वही वाली बात मैं हर दफ़ा यही कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो करना पड़े वो करें, क्योंकि आज बेहतर है तो कल भी खुद ब खुद बेहतर होगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।